हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। अगर मैं आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल नीट में कंपलसरी हैं। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है ना, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। बट मैं यहाँ बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको इतने अच्छे से हर एक चीज़ को एकदम डिफरेंशिएट करके क्लासिफाई करके समझा दूं कि आपको इसके बाद सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़े और आपके दिमाग में ये जितने भी कॉन्सेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। समझ आई मेरी बात? चलो स्टार्ट करते हैं हमारे बेहतरीन से चैप्टर को जिसका नाम है बच्चों एनिमल किंगडम। अब देखो स्टार्टिंग के अंदर वही सर क्या सिंपल सी चीजें, जैसे आपको पता होगा कि सारे ही एनिमल सर मल्टीसेल्युलर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। सारे यूकैरियोटिक सेल कैरी करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और एनिमल्स के पास जो है बच्चों सेल वॉल नहीं होता है। इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, जैसे प्लांट और फंगस के पास में सेल वॉल होता है, इनके पास नहीं होता है। देख रहे हो आप, अपन ने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की लेकिन एंड आते आते अपन हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखो आप लोग कि हम एनिमल किंगडम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अब एनिमल किंगडम के अंदर टोटल फाइलम्स कितने हैं? टोटल फाइलम्स हैं 11। अब 11 फाइलम्स जो हैं इनको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्लासीफाई करना पड़ेगा। अब क्लासीफाई करने के लिए हमें क्या पता होता है बच्चों कि कुछ में जैसे कुछ फीचर्स होंगे, कुछ फीचर्स नहीं होंगे, कुछ फीचर्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो उनको हम कंपेयर करेंगे। तो उनको कंपेयर करने के लिए हमें कुछ बेसिक फीचर्स पता होना चाहिए जो हमें इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ना है। जैसे हम क्या क्या बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन के लिए? हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम पढ़ेंगे बच्चों सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नोटोकॉर्ड। ये हमें पढ़ना है। अच्छा आपको है ना 11 फाइलम्स के नाम पता होना चाहिए, थोड़े तो पता होना चाहिए आपको। जैसे कि सबसे पहले फाइलम का नाम क्या है बच्चों? पोरीफेरा। सबसे पहले फाइलम का नाम क्या होता है? पोरीफेरा। दूसरे फाइलम का नाम बच्चों होता है नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। तीसरे फाइलम का नाम होता है बच्चों टीनोफोरा। टीनोफोरा। चौथे फाइलम का नाम प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस। अभी आगे अपन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं ना। एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड लास्ट कॉर्डेटा। ये टोटल बच्चों हमें 11 फाइलम्स पढ़ने जा रहे हैं अपन। अब मेरी बात सुनो, नाइडेरिया में आती है जेलीफिश, नाइडेरिया में आती है जेलीफिश, कॉर्डेटा के अंदर आते हैं ह्यूमंस। अब देखा जाए तो सर बेसिकली ये दोनों ही एनिमल्स हैं, बट एक जेलीफिश और एक ह्यूमन को अगर आप कंपेयर करने जाओ तो आपको क्या सिमिलैरिटीज दिखती है? ऑब्वियस सी बात है सर, सिमिलैरिटीज कम होती है। इन सिमिलैरिटीज कम क्यों होती हैं, क्या रीजन होता है, कैसे क्लासीफाई करते हैं, वही चीज अपने को यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो टोटल हमें कितने फाइलम पढ़ने हैं बच्चों? 11 फाइलम पढ़ने हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड लास्ट कॉर्डेटा। ये सारे फाइलम्स हमें पढ़ने हैं बच्चों। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई है आपको? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना। पहले तो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम, जिसमें हमारा सबसे पहला जो आ रहा है लेवल वो है हमारा बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं सर, उनमें आपको बताना है बच्चों जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल पर है, टिश्यू लेवल पर है, ऑर्गन लेवल पर है या ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है। जैसे कि टिश्यू लेवल, पहले अपन सेल्यूलर लेवल की बात करते हैं। मतलब इनमें क्या होता है बच्चों, ना टिश्यू मिलते हैं ना कुछ ऑर्गन मिलते हैं, एकदम सिंपल फॉर्म। जैसे आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखो। जैसे पोरीफेरा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ना फाइलम्स में आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों और ज्यादा इंप्रूव होगा। जैसे सबसे पहले सर सेल ही मिल रही थी, धीरे धीरे टिश्यूज मिलेंगे, फिर ऑर्गन मिलेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। उसी तरीके से बच्चों जैसे डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन पहले सर होगा ही नहीं, पहली बात तो शुरू में सेल्यूलर लेवल पे होगा, फिर धीरे धीरे डाइजेशन इंप्रूव होगा। हर एक चीज जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे क्या होती जाएगी? इंप्रूव होती जाएगी। आज बात समझ रहे हो कि एकदम सिंपल लेवल पे शुरुआत करेंगे हम और धीरे धीरे हम ले जाते सर ऑर्गेनिज्म को और ज्यादा बेटर मोड, बेटर हायर लेवल पर समझेंगे। समझ रहे हो आप यहाँ तक मेरी बात?
ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात कर रहा था बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहला हमारा लेवल है बच्चों, वो कौन सा लेवल है? सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल मतलब इस ऑर्गेनिज्म के पास में ना टिश्यू मिलेगा ना ऑर्गन मिलेंगे, सिर्फ क्या मिलेंगी? सेल्स मिलेंगी, ओनली सेल्स। इनके पास बच्चों ओनली सेल्स मिलेगी। इसमें कौन सा ग्रुप आएगा? हमारा पहला फाइलम आएगा जिसका नाम है पोरीफेरा, है ना। जो पोरीफेरा होते हैं उनके पास में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। टिश्यू लेवल तो इसके बाद वाले। टिश्यू लेवल मतलब क्या होता है? टिश्यूज क्या होता है तुम्हें पता होगा, जब ना ग्रुप ऑफ सेल जो है वो साथ में जुड़ जाएं और सारी सेल्स मिलकर एक सिमिलर फंक्शन करें, उसे टिश्यू कहते हैं ना। तो जब टिश्यू लेवल पे बात करें तो टिश्यू लेवल पे कौन आ जाएंगे बच्चों? एक तो हमारे नाइडेरिया आ जाएंगे, नाइडेरियंस आ जाएंगे और टीनोफोरा आ जाएंगे। इनके पास में क्या मिलता है? टिश्यू लेवल मिल जाता है। अब ऑर्गन लेवल पे एक ही ना फाइलम आएगा हमारे पास में, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं उनके अंदर हमें ऑर्गन्स मिल जाएगा। ऑर्गन मतलब कोई पर्टिकुलर एक आध ऑर्गन होगा, पूरा ऑर्गन सिस्टम वाला नहीं होगा कि सारे ऑर्गन साथ में मिलकर काम करें। आखिरी आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है बच्चों? जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके, है ना, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में आपको दिखती है चीज़ कि सर हमारा लंग्स, लीवर, किडनी, ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉन्जॉइंट है, फंक्शनली, है ना, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, ब्लड के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये होता है बच्चों ऑर्गन सिस्टम, जिसमें सारे ऑर्गन मिलके साथ में काम करें, ठीक है। तो एस्के हेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सबके पास में हमें क्या मिलेगा बच्चों? ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, है ना। यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसके अंदर हमें देखना है बच्चों एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से मिलता है। जैसे मैं आपसे सामने बताऊं कि बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म के पास में, कुछ फाइलम के पास में बच्चों इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है और कुछ के पास में बच्चों कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। सर इसका क्या मतलब है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का? तो इसको ऐसे समझो, कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब है, समझो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिंगल ओपनिंग हो, किसके लिए बच्चों? माउथ के लिए भी एंड एनस के लिए भी। मतलब इंजेशन एंड इजेशन दोनों एक सिंगल ओपनिंग से ही हो, है ना। मतलब जो फूड का इंगल्फ हो वो भी और फूड का रिमूवल हो वो एक ही ओपनिंग से होता है ना। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट डाइजेशन, ठीक है। उसी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन की अगर अपन बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन में क्या होता है बच्चों? सेपरेट ओपनिंग होती है। यहाँ पर डबल ओपनिंग मिल जाएगी आपको, है ना। माउथ एंड एनस के लिए हमें यहां पर बच्चों सेपरेट ओपनिंग मिल जाएगी। माउथ की ओपनिंग अलग होगी और एनस की ओपनिंग अलग होगी। आई मेरी बात समझ में यहां तक आपको? ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप से मिल सकता है सर, कंप्लीट भी मिल सकता है और इनकम्प्लीट भी मिल सकता है। वो अपन देखेंगे किसमें कैसा मिलता है। उसी तरीके से अपन बच्चों देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी दो टाइप से मिल सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप से मिल सकता है। एक होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है बच्चों हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर जैसे अपन बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली डीप होते हैं बॉडी फ्लूइड में, है ना। जैसे हम क्या कहते हैं बेटा? हीमोसील बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं। हीमोसील मतलब यहां पर सर जैसे हम आपको पता होगा आर्टरीज और वेन्स, इनके जरिए ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड वेसल के जरिए ब्लड का फ्लो होता है। इनमें ऐसा नहीं होता। ओपन वाले में क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली उस बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होंगे? डीप होंगे, है ना। तो ये होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर क्या होगा? नो ब्लड वेसल्स, यहां पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, ठीक है। ऑर्गन्स डायरेक्टली डीप इन बॉडी फ्लूइड, है ना। ऑर्गन्स जो है डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड के अंदर डीप होंगे, ठीक है। क्लोज वाला जो हम में मिलता है बच्चों, क्लोज वाला तो हम में मिलता ही है ना। कि सर क्या होगा यहाँ पर कि जो भी
बॉडी फ्लूइड का फ्लो है, जो सर्कुलेशन है बॉडी फ्लूइड का, वो काय के अंदर होगा बच्चों, क्लोज मैनर में, मतलब आर्टरीज और वेन्स के अंदर की तरफ होगा। मतलब यहाँ पर जाहिर सी बात है क्लोज में क्या होंगे, क्लोज में जो ब्लड वेसल्स जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर हमें ब्लड वेसल्स मिलेंगी और कंप्लीटली है ना क्लोज फॉर्म में ब्लड का क्या होगा, फ्लो होगा। तो यहाँ पर डाइजेशन में भी दो कंडीशन मिल सकती है और सर्कुलेशन में भी दो कंडीशन मिल सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत सिंपल चीज थी। अब बच्चों अपन बात करेंगे यहाँ पर सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? सिमेट्री में अपन क्या करते हैं, पहले तो बॉडी को डिवाइड करते हैं। एक प्लेन पे रखेंगे आप, एक सरफेस पे बॉडी को रखेंगे और उसको पर्टिकुलर किसी एक्सिस से हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं। बॉडी को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों? सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, बॉडी को किसी पर्टिकुलर एक्सिस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बॉडी को पर्टिकुलर एक्सिस से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसी कंडीशन को सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री हमें यहाँ पर तीन टाइप से मिल सकती है बच्चों। एक होगी एसिमेट्री, एक होगी रेडियल सिमेट्री और एक मिलेगी हमें बच्चों बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बहुत आसान चीज है, बहुत ज्यादा आसान चीज है। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं एसिमेट्री क्या होता है, ठीक है, तो एसिमेट्री क्या सारी ऑर्गेनिज्म अपन ने यहाँ रखा, ठीक है, इसे किसी भी प्लेन से अपन डिवाइड करने की कोशिश करें, लेकिन ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो। समझ रहे हो बात को? ठीक है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो। जैसे समझो, फॉर एग्जांपल समझो, अगर अपन अपनी बॉडी को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपन अपनी बॉडी को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, तो एक आई इधर जा रही, एक आई इधर जा रही, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आधा ब्रेन इधर जा रहा है, आधा ब्रेन इधर जा रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हाफ नोज इधर जा रही, हाफ नोज इधर जा रही, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हाफ टीथ इधर, हाफ टीथ इधर, हाफ टंग इधर, हाफ टंग इधर। बात समझ रहे हो? तो यहां पर हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हर एक ऑर्गन का डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी के साइज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर एसिमेट्री में क्या होगा, कहीं से भी डिवाइड करो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। क्या बोल सकते हैं अपन? डू नॉट डिवाइड इन इक्वल हाफ्स। ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे। फ्रॉम एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस से डिवाइड करो, ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारे पॉरीफेरा को। हमारे जो पॉरीफेरा होते हैं ना बच्चों, वो एसिमेट्रिकल होते हैं, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होते मोस्टली। पॉरीफेरा में एक चीज आपको याद रखनी है, हमारी एनसीईआरटी लिखती है बच्चों मोस्टली, ज्यादातर, बट नॉट द ऑल। जरूरी नहीं है कि सारे ऐसे हों। ठीक है, जैसे ये जो भाई साहब है हमारे, इनका नाम है बेटा साइकस। ये जो साइकस होता है ना बच्चों, ये रेडियल सिमेट्री शो कर देता है। ये साइकस जो है ये क्या शो कर देता है, रेडियल सिमेट्री शो कर देता है। बाकी सारे पॉरीफेरा, ज्यादातर पॉरीफेरा जो होते हैं वो एसिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है सर रेडियल सिमेट्री क्या होता है, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री का मसला ऐसा है कि बिल्कुल अपोजिट है। जैसे ये बॉडी रखी है, इसको ऐसे काटेंगे तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे काटेंगे तो भी इक्वल हाफ में, मतलब किसी भी एंगल से, किसी भी एक्सिस से डिवाइड करोगे, बॉडी अगर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर स्टारफिश में, स्टारफिश आता है ना, तो स्टारफिश को आप ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, स्टारफिश को अपन किसी भी एंगल से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। तो यहां अपन बोल सकते हैं एनी एक्सिस कैन डिवाइड बॉडी इन इक्वल हाफ्स। तो यहां पर क्या होगा, कोई से भी एक्सिस से बॉडी जो है इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। समझ आ गया? सिंपल सी चीज है। ठीक है, किस में मिलेगा ये हमें बच्चों ज्यादातर हमें एक तो नाइडेरिया में मिल सकता है, नाइडेरिया में सिचुएशन मिल सकती है, और टीनोफोरा में भी ये सिचुएशन मिल सकती है। ठीक है, नाइडेरिया और टीनोफोरा में हमें रेडियल सिमेट्री मिल सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब बायलैटरल सिमेट्री की बात करते हैं। तो जो मैंने तुम्हें ह्यूमन का एग्जांपल दिया था कि सर हम किसी भी एंगल से नहीं काट सकते इसको, जैसे अब मैं ह्यूमन के एग्जांपल को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, मतलब बायलैटरल सिमेट्री को और अच्छे से समझाता हूँ। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होगा, देखो एसिमेट्री में तो कहीं से भी काट रहे हो इक्वल हाफ में नहीं, रेडियल में सिर्फ उल्टा बोल दिया ना मैंने, एसिमेट्री में कहीं से भी काटोगे इक्वल हाफ में नहीं कटेगी, रेडियल में कहीं से भी काटोगे क्या होगा, इक्वल हाफ में कट जाएगी। ये चीज मैं बता चुका हूं।
बायलैटरल में क्या होगा बच्चों, बायलैटरल में क्या होगा कि आपको सिर्फ कोई एक ही ऐसा एक्सेस मिलेगा बॉडी पे सिर्फ कोई एक ही ऐसा एक्सेस मिलेगा जिसमें से आप उसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। बात समझ रहे हो? रेडियल में तो हर जगह से इक्वल हाफ में, बायलैटरल में ऐसा नहीं होगा, कोई एक ही एक्सेस होगा। जैसे मैंने ह्यूमन में भी आपको बताया, तो आप बोलोगे सर सिर्फ ऐसे ही काट सकते थे, है ना, ऐसे ही काट सकते थे तो इक्वल हाफ हो जाता। अगर ऐसे कट करते तो इस एक्सेस से कट करते तो आगे आईज वगैरह ही चली जाती, पीछे ब्रेन वगैरह चला जाता। तो यहाँ आप ना ह्यूमन में एक कंडीशन याद रख सकते हो, सर सिर्फ एक ही एंगल है, ये वाला एंगल है कि इस एंगल से मैं इक्वल हाफ में काट सकता था, बाकी कोई दूसरा एंगल से नहीं काट सकते। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ओनली फ्रॉम वन एक्सिस, कोई एक ही एक्सिस ऐसा होगा जिसमें अपन बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज है बच्चों, ये अपने को प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सब में मिल जाएगी। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत अगर एक्सेप्शन वगैरह आ गया तो आ गया, मतलब एक आध एक्सेप्शन आएगा आगे काइनोडर्मेटा में, बाकी हाँ मैक्सिमम में हमें प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सब में हमें बायलैटरल सिमेट्री ही मिलती है। आई बात समझ में? चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम जर्म लेयर की। जर्म लेयर क्या होती है सर समझाओ। तो देखो, जब हम एम्ब्रियोनल स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनल स्टेज में जब हम होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना बच्चों 10th में थोड़ा बहुत के जब गैमेट फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो उस एम्ब्रियो में बच्चों ऐसे लेयर्स बन जाती हैं, एम्ब्रियो में क्या बन जाती हैं, ऐसी लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। और ये जो लेयर्स होती है ना बच्चों, ये लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो सबसे आउटर लेयर होती है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। मिडल लेयर को बोलते हैं बच्चों मीजोडर्म, ठीक है। और इंटरनल लेयर को हम बोलते हैं बच्चों इंडोडर्म्स। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये 3 टाइप के लेयर्स होती हैं, इनको जर्म लेयर कहते हैं, ठीक है। जर्म लेयर मतलब ये हमारे जनरेशन करेंगी। जैसे एक्टोडर्म्स की मैं बात करूं तो एक्टोडर्म क्या करेगी, आपकी बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को बनाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारी स्किन हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है। इस टाइप से जो बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं वो बच्चों एक्टोडर्म बनाती है जनरली। मीजोडर्म्स आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सर जैसे हमारा हार्ट हो गया, है ना, ये ऐसे मतलब बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, है ना, लीवर हो गया, ऐसे मेजर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, है ना। ये कौन बनाता है, हमारा मीजोडर्म बनाता है, ओके। अब आ जाता है इंडोडर्म। इंडोडर्म क्या करता है बेटा, बॉडी लाइनिंग्स, जो इंटरनल बॉडी लाइनिंग्स होती हैं वो हमारा इंडोडर्म बनाता है। तो बेसिकली हमारे पास में 3 जर्म लेयर होती है ह्यूमंस के पास में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म्स, ठीक है। 3 जर्म लेयर होती है, बात समझ में आई। अब अपन इसको नॉर्मल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर समझते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास में 2 क्लास में डिवाइड हो जाएंगे, एक होंगे डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म बच्चों जिनके पास में एक्टोडर्म प्रेजेंट है, एक्टोडर्म प्रेजेंट है और इंडोडर्म प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कने एक्टोडर्म और इंडोडर्म ये 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल वाली 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। बात समझ रहे हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बच्चों कौन होंगे, ठीक है, जिनके पास में सर तीनों लेयर होंगी, एक्टोडर्म भी होगी, एक्टोडर्म भी होगी, इंडोडर्म भी होगी, है ना, एक्टोडर्म भी हो गई, इंडोडर्म भी हो गई, और बोलो 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 ना, हाँ, मीजोडर्म भी हो गई बच्चों, ठीक है। तो एक्टोडर्म भी आ गई, मीजोडर्म भी आ गई और इंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर होगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे, ठीक है। बात समझो, जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे केक देखते हैं अपन, देखिए बाहर का जो चॉकलेटी पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये तो हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया एक्टोडर्म। और जो इंटरनल, एकदम इंटरनल जो साइड में बीच में क्रीम भरा होता है केक में, वो हमारा क्या हो गया, इंडोडर्म हो गया। और ये आसपास ये जितनी भी स्ट्रक्चर, ये पफी स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये सारा मीजोडर्म हो गया। इमेजिनेशन के हिसाब से समझना चाहो तो अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब देखो 2 कैटेगरी बन गई, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में देखो, डिप्लोब्लास्टिक में तुम्हें बताया सर, अभी बताया मैंने कि बच्चों एक्टोडर्म भी होगा डिप्लोब्लास्टिक में आउटर लेयर,
इंडोडर्म भी होगी, इंटरनल लेयर, ठीक है। लेकिन क्या नहीं है इनके पास में बच्चों, मीजोडर्म नहीं है। तो मीजोडर्म नहीं है ना बच्चों, तो यहां पर क्या भरा हुआ है डिप्लोब्लास्टिक में, मीजोग्लिया भरा हुआ है। मीजोग्लिया इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है, मीजोग्लिया भरा हुआ है। आई बात समझ में? तो यहां मीजोग्लिया भरा हुआ है, याद रखना है। डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म नहीं है तो वहां मीजोग्लिया भरा हुआ है। चलो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर देखो तो एक्टोडर्म भी आ गया, इंडोडर्म भी आ जाएगा और सेंट्रल लेयर हमारी मीजोडर्म भी आ जाएगी। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म्स, तीनों लेयर्स आ गई यहां पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास में फोर्थ फीचर आ जाता है बच्चों सीलोम। सीलोम क्या होता है? तो बच्चों पहले अच्छा एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने, एग्जाम्पल भी ध्यान में रख सकते हो आप अगर चाहो तो। वैसे तो देखो अभी तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा सर किसी में क्या आ जा रहा है, किसी में क्या आ जा रहा है। जब हम एक एक फाइलम को पढ़ेंगे ना तो वो चीज तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाएगी कि कौन सा डिप्लोब्लास्टिक होगा, कौन सा रेडियल सिमेट्री शो करेगा, वो चीज आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी वहां पर। अभी सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं बच्चों के, यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक किस किस में दिखेगा हमें। जैसे पोरीफेरा, पोरीफेरा से टीनोफोरा तक के, पोरीफेरा से टीनोफोरा तक हमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलेगी। और उसके अलावा हमारे पास में टीनोफोरा तक वो हो गया, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर हमें कॉर्डेटा तक कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी बच्चों? ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ये चीज आपको और आगे क्लियर हो जाएगी। चलो सिलोम की बात करते हैं। तो सिलोम का मतलब क्या होता है बच्चों? बॉडी कैविटी। क्या मतलब हुआ इसका? बॉडी कैविटी, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आप वापस से हमसे कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बात करें तो आपको पता है सर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर आपको पता है सर एक स्पेस प्रेजेंट है कि नहीं है, जिसमें इतनी सारी सेल्यूलर एक्टिविटी, इतना सारा डाइजेशन होता है। हार्ट के अंदर है ना जब चैम्बर्स है तो वहाँ भी स्पेस प्रेजेंट है। चलो सारी चीज़ों को छोड़ो, हमारी बॉडी का जो एब्डोमेन वाला एरिया जहाँ इतने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वहाँ इतना सारा स्पेस था जब भी तो वहाँ अलग अलग ऑर्गन फिट हुए हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो एब्डोमेन वाले एरिया में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? बॉडी कैविटी कहते हैं। अरे बात समझ में? तो बॉडी कैविटी क्या होता है? बॉडी कैविटी क्या होता है कि जो बॉडी वॉल है और हमारे गट वॉल है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, बॉडी वॉल, उसके बीच के अंदर जितना सारा स्पेस प्रेजेंट है, जहां पर हम लंग्स बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम लोग, है ना, पूरा स्पेस, सारा पूरा स्पेस जो है हमारा, इसे क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी कहते हैं। और एक चीज आपको देखो बस सिंपल सी बता दूं, बेसिकली बॉडी कैविटी बनाने के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? हमारा मीजोडर्म होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने जो डिप्लोब्लास्टिक बोला जिनमें मीजोडर्म नहीं था उनमें तो बॉडी कैविटी होगी ही नहीं। हाँ एक सिचुएशन है जिनके पास मीजोडर्म होगा, उनमें से शुरुआत वाले जो स्टार्टिंग वाले उनमें नहीं होगी बॉडी कैविटी, लेकिन बाद वालों में सबके पास में आ जाएगी बॉडी कैविटी, ठीक है। बात समझ में आई? चलो तो यहां पर भी तीन कैटेगरी बन जाएगी, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। एसिलोमेट कौन? एसिलोमेट वो बच्चों जिनके पास बॉडी कैविटी होगी ही नहीं, है ना। यहां पर क्या होगा? नो बॉडी कैविटी, इनके पास में बॉडी कैविटी होगी ही नहीं। सुडोसिलोमेट जो होंगे, है ना, इनके अंदर क्या होंगे बच्चों? सुडोसिलोम प्रेजेंट होंगे। सुडोसिलोम, सुडोसिलोम मतलब छोटे छोटे से पाउचेस प्रेजेंट होंगे। कंप्लीट बॉडी कैविटी तो नहीं होगी, यहां पर छोटे छोटे से पाउचेस प्रेजेंट होंगे, मतलब स्मॉल बॉडी कैविटी जनरेट हो जाएगी। फिर सिलोमेट होते हैं या यूसिलोमेट होते हैं जिनके पास में क्या होती है बच्चों? कंप्लीट बॉडी कैविटी। इनके पास में हमें कंप्लीट बॉडी कैविटी मिल जाएगी। जैसे लेके चलते हैं एग्जांपल, एसिलोमेट में कौन आ रहे हैं? एसिलोमेट में हमारे पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थिस तक जो होते हैं, है ना, ये तो हमारे एसिलोमेट होते हैं। हमारा जो एस्के हेल्मिन्थिस है, सिर्फ और सिर्फ एस्के हेल्मिन्थिस, समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एस्के हेल्मिन्थिस ही हमारे सुडोसिलोमेट होते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद में एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे ही क्या शो करेंगे बच्चों? सिलोमेट कंडीशन शो करेंगे। आ रही बात समझ में? जैसे डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला इमेज जो है, ये हमें क्या शो कर रहा है बच्चों? ये हमें एसिलोमेट शो कर रहा है। एसिलोमेट से क्या शो कर रहा है? ये आउटर लेयर आ गई, ये मिडिल लेयर आ गई, ये इंटरनल लेयर आ गई, ठीक है। अब अगर मान लो कि मिडिल लेयर में मीजोडर्म प्रेजेंट भी है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस में मीजोडर्म प्रेजेंट है ना, मैंने बोला था ना, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब उसमें मीजोडर्म प्रेजेंट तो है, लेकिन ये कैविटी नहीं बना रहा। इन प्लेटीहेल्मिन्थिस
ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर मेसोडर्म प्रेजेंट तो है बट ये बॉडी कैविटी नहीं बनाएगा, ये चीज याद रखनी है, ये बॉडी कैविटी नहीं बनाएगा। उसके अलावा यहां तक क्लियर है सर ये चीज तो, ठीक है। उसके अलावा ये एस्के हेल्मिन्थेस आ गया हमारा। एस्के हेल्मिन्थेस में सर यहां पर सिलोम प्रेजेंट तो है, कैविटी प्रेजेंट तो है, लेकिन छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में है, मतलब कंप्लीट बॉडी कैविटी नहीं होगी, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन आ जाएगी बच्चों सिलोम। यहां पर आपको दिख रहा है सर पूरी कंप्लीट बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। ये बेसिकली जर्म लेयर है जो बाद में जाके बॉडी कैविटीज बनाएंगी, है ना। तो ये पूरी कंप्लीट यहां पर क्या होगी, बॉडी कैविटी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है बच्चों बॉडी के अराउंड रिंग्स होना, रिंग्स या ऐसा शेप होना जिससे हमें बॉडी स्ट्रक्चर समझ में आए। फॉर एग्जांपल चलो पहले ह्यूमन से कंपेयर करते हैं ताकि इजी लगे, मजा आए, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने अभी पढ़ रखा होगा, है ना, ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा भी तो समझ आ जाएगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि हमारे हार्ट की लोकेशन का है, तुम बोलोगे सर सेकंड हमारा जो रिब्स है और 7th रिब्स है, इसके बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मतलब आपसे मैंने पूछा बच्चों बताओ कि लोकेशन ऑफ हार्ट कहाँ है, तो तुमने बता दिया सर ये वाले रिब्स से ये वाले रिब्स के बीच में है। रिब्स तो आपको बॉडी के बाहर से डायरेक्ट दिख जाते हैं ना, मतलब मैं बॉडी के बाहर से देख रहा हूँ रिब्स, और उसकी वजह से मुझे अंदर के ऑर्गन की लोकेशन समझ में आ रही। वापस से सुनो मेरी बात, बाहर के बॉडी के जो सेगमेंट हैं, सेगमेंट मतलब लाइंस हैं, जैसे मुझे रिब्स की लाइन दिख रही, उस लाइन की मदद से मुझे बॉडी के अंदर के ऑर्गन की लोकेशंस पता चल रही, इसे कहते हैं बच्चों सेगमेंटेशन। स्पेशली क्या, कौन सा सेगमेंटेशन बेटा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है बच्चों? मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब यही है कि बाहर के बॉडी लाइनिंग्स की मदद से हमें इंटरनल बॉडी लाइनिंग्स मतलब इंटरनल बॉडी ऑर्गन की लोकेशन पता चल जाती है। इसे कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किस में मिलता है? सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम दिख ही रहा है यहाँ पर, ये हमारा एनेलिडा है। तुम लोगों ने शायद सुना होगा बच्चों अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को जानते हो तुम लोग, ठीक है। तो जो अर्थवॉर्म होते हैं बच्चों, ठीक है, उनमें आपको ऐसे सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, और उसकी मदद से हमें बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की लोकेशन पता चल रही है। दैट इज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किस किस में मिलेगा सर? हमें मिलेगा बच्चों ये एनीलिडा में, आर्थ्रोपोडा है ना, ऑर्थोपोडा में मिलेगा, और उसके अलावा बच्चों कॉर्डेटा में मिलेगा। अब जैसे कॉर्डेटा में, जैसे हम अगर सर बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमन की बॉडी में पूरे में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, लेकिन हाँ ज्यादातर ऑर्गन्स मतलब ज्यादातर एरिया में, जैसे रिब से एक सेगमेंटेशन शो कर रहा है, आपके पीछे का वर्टिब्रल कॉलम एक सेगमेंटेशन शो कर रहा है ना। और जो पर्सन जैसे अच्छे मसल्स वगैरह बॉडी वगैरह बना लेता है, तो उसमें मसल्स की लाइनिंग्स भी हमें सेगमेंटेशन शो करती है। आ रही बात समझ में? और एनिलिडा और आर्थ्रोपोडास जो होते हैं, इनमें भी हमें सेगमेंटेशन दिखता है, जैसे कॉकरोचेस की बॉडी के पीछे दिखेंगे आपको, है ना। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेगमेंटेशन। अब आखिरी आ जाता है हमारा आखिरी मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, दैट इज द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है बच्चों? नोटोकॉर्ड समझो एक है ना सॉफ्ट से टिश्यूज हैं, सॉफ्ट से रॉड लाइक टिश्यूज हैं, है ना, जो फ्लेक्सिबल्स होंगे, जाहिर सी बात है ना। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? टू द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। और कौन से सेल से बनते हैं? मीजोडर्म से बनते हैं, मीजोडर्मल सेल से बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में बैक साइड में है ना एक ऐसा ट्यूब जैसी प्रेजेंट रहेगी बच्चों, है ना, उसी को क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड कहते हैं। जैसे आप देखो फिशेज में होती है, रेप्टाइल्स में होती है, मतलब फ्रॉग्स वगैरह इनमें होती है, लिजार्ड्स वगैरह में होगी, स्नेक्स में होगी, है ना, और हम में होगी, है ना। तो एक ट्यूब होगी बेटा बॉडी के पीछे। अब तुम बोलोगे सर हमारे पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है क्या? वर्टिब्रल कॉलम है। बेसिकली वो नोटोकॉर्ड जब हम बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो नोटोकॉर्ड ही हमारी वर्टिब्रल कॉलम में मैच्योर हो जाती है। बेसिकली जिन ऑर्गेनिज्म की डोर्सल साइड पे पीछे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है ना, मतलब क्या मिलती है उनके पास में बच्चों? नोटोकॉर्ड मिलती है। और जिन ऑर्गेनिज्म के पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्डेटा कहते हैं। The organism that have notochords are called chordatas.
और उसके अलावा जिनके पास भी नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती उनको क्या कहते हैं बच्चों, नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। जिसके पास भी नोटोकोड नहीं होगी वो सारे ही नॉन कॉर्डेटा कहलाएंगे। जिसमें अपन बात करें सर पोरीफेरा से लेकर हमारे पास में पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सारे ही कैसे हैं बच्चों, नॉन कॉर्डेटा हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारे नॉन कॉर्डेटा को पढ़ना। सबसे पहला हमारा जो नॉन कॉर्डेटा है ना, उसका नाम क्या है बच्चों, पोरीफेरा। सबसे पहले जो नॉन कॉर्डेटा है बच्चों उसका नाम पोरीफेरा है। इसके ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हमारे स्पॉन्जेस कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, अब अपन ने देखो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था ना बच्चों वो पढ़ लिया है ना। अब ये सब चीजों को बस अपने को कंपेयर करना है, तो इसमें हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। जैसे समझो, पहली बात तो सर सारे ही मोस्टली एक्वेटिक ही हैं, सारी एक्वेटिक हैं। ज्यादातर हमें मरीन में मिलते हैं, कुछ हमें फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात पोरीफेरा जो होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब बॉडी, जो इनकी बॉडी है वो एक सरफेस के ऊपर अटैच होती है। इनकी बॉडी जो है सरफेस के ऊपर, मरीन में है तो बॉडी जो है सरफेस के ऊपर क्या रहेगी, अटैच रहेगी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट नहीं करेंगे। मतलब कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। तो सेसाइल है, नॉन मोटाइल्स है ना, सेसाइल्स है, नॉन मोटाइल्स होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सबसे सिंपल वाला कौन सा सर, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्री है। मैंने बोला था ना ज्यादातर मोस्टली में कौन सी सिमेट्री मिलेगी बच्चों, एसिमेट्री मिलेगी। सिर्फ एक ही मैंने ऐसा बताया था जिसमें आपको क्या मिलेगी, रेडियल। और भी होती है बट रेयरली होती है, ज्यादातर कॉमनली एसिमेट्री। ठीक है, चलो अब है ना अपन क्या करते हैं, पोरीफेरा के बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो ये समझ लो एक रफ स्ट्रक्चर है बॉडी का इसका। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो पोरीफेरा की जो बॉडी है बच्चों, दिख रहा है इसमें बहुत ज्यादा पोर्स है, नाम ही पोरीफेरा है ना। स्पॉन्जेस हैं, पोर्स होते हैं, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, पोर्स होते हैं इनकी बॉडी में। तो आपको दिख रहा है इसमें बहुत सारे क्या है बच्चों, पोर्स हैं। इनके पोर्स को हम क्या बोलते हैं, इनके जो छोटे छोटे से ओपनिंग्स आपको दिख रहे हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ओस्टिया किसको कहते हैं बच्चों, छोटे छोटे से ओपनिंग्स को कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो इसकी जो बॉडी है पूरी की पूरी, ये बहुत ज़्यादा है ना, समझ लो हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनका, है ना। कैल्सीरियस होता है। ठीक है, तो इनका जो कैल्सीरियस स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स बोलते हैं। कई बार कुछ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर भी होते हैं बच्चों, इसमें प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर भी होते हैं जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स बोल सकते हैं। तो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से इनकी जो बॉडी है, मतलब इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बना हुआ है। इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स वगैरह से बना हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, इनका जो इंटरनल बॉडी स्पेस दिख रहा है, इंटरनल बॉडी कैविटी दिख रही है, इनकी जो इंटरनल बॉडी कैविटी आपको देखने को मिल रही है, इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। इनकी जो इंटरनल बॉडी कैविटी है बच्चों, उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ सेल्स दिख रही होंगी इनकी बॉडी के अंदर। यहाँ पर ये सेल्स दिख रही है ना आपको, ये वाली सेल्स। ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं लाइक सीलिएटेड सेल दिख रही होंगी आपको, इन सेल्स को क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स बोलते हैं। अब ये क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है, जैसे कि क्वानोसाइट सेल्स कंटिन्यूसली क्या कर रही है बच्चों, मूवमेंट कर रही है। और इनके मूवमेंट करने की वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर करंट का जनरेशन हो रहा है। जैसे कि ये बॉडी पूरी की पूरी वाटर में, जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारा सर वाटर था, यहाँ पर क्या था बच्चों, बहुत सारा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर था बहुत सारा वाटर, तो ये वाटर देखो यहाँ से एंटर किया। ठीक है, अभी इधर से मूवमेंट चल रहा है, इनका क्या चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। तो वाटर करंट यहाँ से इधर वापस से निकल जाएगा। यहाँ से पानी एंटर करा, मैं तुमसे पूछूं बताओ बेटा वाटर कहाँ से एंटर किया, तुम बोलोगे सर ओस्टिया से एंटर करा, ओपनिंग है छोटे छोटे से, तो ओस्टिया से एंटर करा। वाटर करंट किसने बनाया बच्चों, क्वानोसाइट से कॉलर सेल्स ने बनाया। पानी यहाँ से रिटर्न जा रहा है, कहाँ से रिटर्न जा रहा है बेटा, ऑस्क्यूलम से रिटर्न जा रहा है ना। एंटर करा ओस्टिया से, रिटर्न जा रहा है ऑस्क्यूलम से। ठीक है, वाटर करंट कौन बना रहा है, हमारा क्वानोसाइट्स एंड कॉलर सेल्स बना रहे हैं। यहां तक चीज समझ में आई। अब फंक्शनिंग की बात करें तो देखो बच्चों, यहां पर जो हमारे क्वानोसाइट सेल्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं। बेसिकली ये जो क्वानोसाइट सेल्स हैं बच्चों, ये क्वानोसाइट सेल्स हैं, ये क्या मदद कर रहे हैं। ये पहला काम तो क्या कर रहे हैं बच्चों, प्यूरिफिकेशन, जनरल प्यूरिफिकेशन। क्या प्यूरिफिकेशन, देखो जाहिर सी बात है सर वाटर के अंदर थे ये, तो वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक
जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे उन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जब यहाँ से वाटर एंटर करेगा तो ये कॉलर सेल्स क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड फॉर द न्यूट्रिशन। तो कॉलर सेल्स यहाँ पे क्या करेंगे, जो फूड पार्टिकल्स होंगे, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे, उनको ट्रैप्स कर लेंगे, फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे। तो जो ऑर्गेनिक मैटर था जो पानी में था उसको इन्होंने ट्रैप कर लिया, तो वाटर का एक तरीके से क्या हुआ बच्चों, प्यूरिफिकेशन हुआ। तो यहाँ पर कॉनोसाइट सेल ने एक तो क्या करा, प्यूरिफिकेशन करा। उसके अलावा जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हें बताया बच्चों क्या कर लेंगे, फूड का ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। इसकी मदद से यहाँ पर जो इनकी सेल्स हैं, इनकी सेल्स में क्या होगा बच्चों, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। यहाँ पर हमें इनकी सेल्स में इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन हो जाएगा, आ रही बात समझ में। तो ये इंट्रासेल्यूलर से डाइजेशन हो रहा है, वाटर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, इसकी मदद से फूड को ट्रैप कर ले रहे हैं, और जो भी सर्कुलेशन वगैरह मतलब जो भी चीज़ उनको एब्जॉर्ब करनी है, रिमूव करनी है, वो यहाँ पर कर रहे हैं। आई बात समझ में मेरी यहाँ तक में, आई कि नहीं आई। एक्सक्रीशन भी किसके थ्रू कर रहे होंगे, वाटर के थ्रू कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो पोरीफेरा है बच्चों, इनमें हमें वाटर, और ये पूरी की पूरी कैनाल बनी हुई, हमें क्या देखने को मिल रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम। बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल याद रखना है कि वाटर कैनाल सिस्टम किस में होता है, पोरीफेरा में होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल याद रखना है। आई मेरी बात यहाँ तक समझ में, आई कि नहीं आई। चलो बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करें सर पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, तो पोरीफेरा में बच्चों एसेक्सुअल मीन्स भी हो सकता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनरली बच्चों या तो फ्रेगमेंटेशन होता है या बडिंग होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो फ्रेगमेंटेशन होता है या बडिंग होता है। ये सिर्फ अकेला ऐसा फाइलम है जो एसेक्सुअल मोड शो कर रहा है, बाकी सारे ही अब सेक्सुअल शो करेंगे। बस इसमें याद रखना है कि जो पहले वाला बंदा है, मतलब हमारा जो पोरीफेरा है, ये फ्रेगमेंटेशन और बडिंग शो कर देता है। एसेक्सुअल है ना, थोड़ी सी अनफेवरेबल सिचुएशंस में करता है ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा सेक्सुअल की बात करें अपन, तो सेक्सुअल में बच्चों कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स मतलब जो मेल गैमेट्स होंगे और जो फीमेल गैमेट्स होंगे बच्चों, वो एक ही बॉडी के अंदर होंगे, ठीक है। जब भी अपन बात करें सर हर्माफ्रोडाइट, है ना, हर्माफ्रोडाइट का मतलब याद रखेंगे अपन कि मेल एंड फीमेल जो भी गैमेट्स हैं, जो सेल्स हैं, वो एक ही बॉडी में है। मतलब यहाँ ना मेल है ना फीमेल है, एक ही बॉडी है, उसमें ही दोनों टाइप्स के गैमेट मिल जाएंगे। तो कैसे होते हैं बच्चों, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनकी जो सेल्स हैं, कॉलर सेल्स हैं, उसी के अंदर ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाते हैं बच्चों, लार्वा बनाते हैं। लार्वा पता है तुम लोगों को, लार्वा मतलब बच्चों ऐसे समझ सकते हो आप लोग, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा मतलब होता है बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है सर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ऐसे समझो बच्चों कि डायरेक्ट जो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास में एग्जांपल है साइकन। साइकन इज द स्पॉन्ज। तो डायरेक्ट स्पॉन्ज नहीं बनेगा, पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनेगा जो ओरिजिनल बॉडी जैसा नहीं दिखता है। जैसे मैंने तुम लोगों को फ्रॉग पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि जो फ्रॉग है ना, उसका लार्वा होता है टेडपूल, जो है ना फिश जैसा दिखता है। मतलब जो ओरिजिनल अपनी बॉडी है, फ्रॉग जैसी बॉडी, वैसा नहीं दिखेगा। तो लार्वा वही होता है कि है ना डायरेक्ट अपने पेरेंटल बॉडी, एक्चुअल बॉडी जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखता, पहले इनिशियल स्टेज में थोड़ा अलग दिखता है, उसे लार्वा कहते हैं। एनसीईआरटी ने नहीं इस पॉइंट को इतना एक्सप्लेन करा, इसके लिए तो अपन काय को आगे जाना है, आगे जहां पर एक्सप्लेन किया है, जिसके लिए बताया, उसको अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो लार्वा मतलब यहां हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे पास में बच्चों तीन ही हैं, तीन ही एग्जाम्पल है हमारे पास में। पहला है बेटा साइकन, दूसरा है स्पॉन्जिला एंड तीसरा है बेटा यू स्पॉन्जिया। तीन एग्जाम्पल दे दिए हमारे को, ठीक है। पहला तो हमें दे दिया बच्चों साइकन, जो कैसा शो कर रहा था, रेडियल सिमेट्री शो कर रहा था, मैंने बताया आप लोगों को पहले। दूसरा दे रखा है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कहाँ मिलता है हमें, फ्रेश वाटर में मिलता है। स्पॉन्जिला याद रखेंगे, फ्रेश वाटर में मिलता है। उसके अलावा यू स्पॉन्जिया जो होता है ना बच्चों, इसे बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज। बेसिकली देखो जो यू स्पॉन्जिया होते हैं ना, यू स्पॉन्जिया जो होते हैं, इनमें ना स्पिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते बच्चों। स्पिक्यूल्स जो बॉडी के बाहर हार्ड कैल्शियस स्ट्रक्चर्स थे, वो प्रेजेंट नहीं होते। तो इसकी वजह से इनकी बॉडी जो होती है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो इससे अपन आराम से रगड़ के नहा सकते हैं। तो पुराने ज़माने में बेसिकली इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता था राजा महाराजाओं के टाइम पर, इसलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया का। आई बात समझ में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा जो हमारा फाइलम है उसका नाम है बच्चों सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, ठीक है।
नाइडेरिया इसके नाइडोब्लास्ट की वजह से बना, इनके कहने ना टॉक्सिक सेल होती है, पॉइजनस स्टिंग होता है, भी अपन करेंगे उसके ऊपर बात। चलो पहले बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिक फीचर में ज्यादातर कैसे हैं बच्चों, मरीन है, कुछ कैसे मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर मिल जाएंगे, सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है। सिमिट्री कैसी है बच्चों, रेडियल सिमिट्री है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जर्म लेयर कैसी है इसमें, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, ठीक है। सिर्फ एक्टोडर्म और इंडोडर्म ही प्रेजेंट है। आई बात समझ में। चलो कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं। इंटरेस्टिंग में देखो, इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं अपन, इंटरेस्टिंग देखो, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्या चीज है, जो नाइडेरिया ग्रुप होता है बच्चों, सिलेंट्रेटा वाला ग्रुप होता है, इसमें जेलीफिश आपको पता होगी ऑलरेडी, जेलीफिश होती है ना। ये ग्रुप हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्यों है उसकी बात कर रहा हूं मैं। बेसिकली देखो, जो हमारे सिलेंट्रेटा होते हैं ना, इनकी बॉडी के अंदर दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं हमें। एक तो आपको दिख रहा है सर ये जेलीफिश जैसा जो दिख रहा है ये, और एक ये है ना, एक यहाँ पर है ना मेड्यूसा होता है और एक पॉलिप होता है, अभी करेंगे उसके बारे में बाद। अब अच्छा एक चीज बता देता हूँ पहले मैं आपको, जैसे ये जो इनके टेंटिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम आई नो इतना क्लियर नहीं है बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये टेंटिकल्स हैं, तो इन टेंटिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, एक सेल प्रेजेंट होती है। इनके जो टेंटिकल्स है ना, उसके टेंटिकल्स के ऊपर एक सेल प्रेजेंट होती है बच्चों, जिसे हम नाइडोब्लास्ट कहते हैं। बात समझ रहे हो, इनके टेंटिकल्स के ऊपर एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं बच्चों नाइडोब्लास्ट। अब ये नाइडोब्लास्ट सेल होती है, जो इसमें नाइडोब्लास्ट सेल होती है ना बच्चों, इसमें निमेटोसाइट पाउच होती है। एक निमेटोसाइट समझ लो सेल पाउच होती है, जिसमें क्या भरा है बच्चों, पॉइजन। निमेटोसाइट के अंदर क्या भरा है बच्चों, पॉइजन भरा है। पॉइजन क्या करेगा, बेसिकली अगर मान लो इनके आसपास कोई प्रे वगैरह है तो ये क्या करेंगे, उसके ऊपर आकर स्टिंग लगाएंगे, अपने टेंटिकल्स की मदद से स्टिंग करेंगे, और जो पॉइजन है उसको है ना, वो पॉइजन को रिलीज कर देंगे, जिससे जो प्रे है आसपास का इनका शिकार है उसको ये आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, कैप्चर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई डेंजर हो तो उसको भी ये मार सकते हैं, है ना, बिकॉज इनके कहने क्या प्रेजेंट है बच्चे, पॉइजनस निमेटोसाइड प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों, नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर। और इस नाइडोब्लास्ट सेल के नाम पर ही इसका नाम पड़ा नाइडेरिया, ठीक है। अच्छा, नाइडोब्लास्ट सेल्स की मदद से क्या कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, खुद का डिफेंस कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, और इंकरेज मतलब अपने तरफ दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंकरेज करने के लिए भी, ताकि उसको खाएं आराम से दबा के, ठीक है, इंकरेज करने के लिए करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब है ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहां पर हमारे जो नाइडेरियंस हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब दो टाइप का मॉर्फिज्म शो करते हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। एक पॉलिप एंड मेड्यूसा। देखो जैसे ये पहला वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना गमले जैसा, ये बेसिकली हाइड्रा है ना। ये जो गमले जैसा स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये स्ट्रक्चर जो है ये ना सेसाइल स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी सरफेस पे ही चिपका हुआ है, सेसाइल स्ट्रक्चर है, मूवमेंट नहीं करेगा। और ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये मूवमेंट करेगा, जेलीफिश मूवमेंट करेगी। तो दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, एक सेसाइल वाला और एक ही जगह पर रहने वाला, और दूसरा मोटाइल स्विमिंग करने वाला। तो देखो जो सेसाइल स्ट्रक्चर है जो एक ही जगह पर है बच्चों, उसे तो हम क्या कहते हैं, पॉलिप। और जो मूवमेंट करता है ना, उसे क्या कहते हैं बच्चों, मेड्यूसा कहते हैं। जैसे अपन बात करें पॉलिप में, जैसे आपने एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल शायद आपको पता होगा, हाइड्रा है ना, 10th में इतनी बार पढ़ा होगा हाइड्रा, ठीक है। वो तो क्या होता है हमारा पॉलिप, वो क्योंकि वो सरफेस पे ही रहता है। मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर था, तुमने अभी देखा अम्ब्रेला जैसा दिख रहा था, फ्री स्विमिंग है, ये मूवमेंट वाला स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई। अब जो बात बता रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल याद रखेंगे, है ना, खाना खाना भूल जाना लेकिन ये नहीं भूलना बच्चों। यहां पर हमारे जो नाइडेरियंस हैं, है ना, ये मेटाजेनेसिस शो करते हैं। सर क्या होता है मेटाजेनेसिस? मेटाजेनेसिस मतलब होता है बच्चों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सर क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? तो वो चीज बता रहा हूं। देखो एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास में, इसका नाम है ओबेलिया, ठीक है, ओबेलिया। एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास, इसका नाम क्या है, ओबेलिया है, ठीक है। अब ये ओबेलिया अगर मान लो बच्चों कैसी फॉर्म में है, पॉलिप फॉर्म में। ओबेलिया कैसी फॉर्म में, पॉलिप फॉर्म में। तो पॉलिप फॉर्म में तो कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। बात समझ लो, पॉलिप फॉर्म में था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। और पॉलिप फॉर्म में इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाया बेटा, मेड्यूसा बना दिया। समझ रहे हो बात को, पॉलिप फॉर्म में था, है ना, एक ही जगह पे था, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके उन्होंने अपने आप को बना लिया मेड्यूसा, मूवमेंट करना, फ्री स्विम करना शुरू कर दी। अब अगर मान लो इस मेड्यूसा ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा,
है ना, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलिप बन जाएगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बना दे रहा है, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बना दे रहा है। जनरेशन चेंज हो जा रही है, ये रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो वाली जनरेशन, वाला रिप्रोडक्शन हो रहा था वाली जनरेशन, जनरेशन चेंज हो जा रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटाजेनेसिस। बात समझ में आई ना मेरी, ठीक है, मेटाजेनेसिस। जनरली सब में नहीं होता ऐसा, तुम सोचोगे सर सब में ही हो रहा है क्या, नहीं बच्चों, यहाँ पर मैंने एग्जांपल बता दिया तुम्हें। ओबेलिया नाम का जो होगा उसके अंदर होगा, जैसा हाइड्रा है तो वो हमेशा पॉलिप ही रहने वाला है, जेलीफिश हमेशा मेड्यूसा ही रहने वाली है। ओबेलिया में ये चीज देखने को मिलेगी कि वो है ना बार बार अपनी पार्टी को क्या कर लेगा, बदल लेगा, ठीक है। तो कोई फ्रेंड होता है ना कि जिधर ज्यादा फायदा दिखता है उधर पहुंच जाता है, तो उस टाइप का है ये धोखेबाज, ठीक है बच्चों। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है बडिंग के थ्रू होगा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना बच्चों, वो किसके थ्रू होगा, बडिंग के थ्रू होगा, ठीक है। और पॉलिप में होगा भी बताया था मैंने, और मेड्यूसा में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन बच्चों कैसा होगा, एक्सटर्नल, मतलब बॉडी से बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों, अगेन इनडायरेक्ट, अभी तो इनडायरेक्ट ही रहने वाला है, मतलब लार्वा ही बनना है अभी तो, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं हमारे पास में, हाइड्रा, ओबेलिया वही डबल ढोल की, ऑरिला जेलीफिश, एडेम्सिया, सी एनिमोन, ठीक है। तुम लोग इसका डायग्राम देखोगे ना तो ये तो आपको दिखेगा, बड़ा है ना इंटरेस्टिंग दिखता है। फाइसेलिया, पोर्टुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर, मतलब ये क्या होता है, ये इस तरीके का नाइडेरिया है, जैसे वो पोर्तुगीज जो पहले जंग लड़ने जाते थे तो हेलमेट पहनते थे, उसमें से हेयर सेंटर में हुआ करते थे ना, थोड़ा उस टाइप से दिखता है ये। सी फैन, मतलब सी फैन वो हवा से, हाथ से हवा करने वाला फैन होता है ना, गोर्गोनिया नाम है, ठीक है। सी पैन, ये पैन जैसा दिखता है, वो पहले के ज़माने में वो पत्ते वाला पेन नहीं आता था, है ना, पंख वाला पेन, वैसा दिखता है ये, है ना, इसका नाम है पेनाट्यूला। अब इतने सारे एग्जाम्पल हैं तो कई बार क्या होता है बच्चों को याद नहीं हो पाते हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, देखो जहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पल है सिर्फ वहीं पर बताऊंगा, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे हाइड्रा ओल्ड आंट्स एडम फिजिकली गेव पेन, देखो नाइडेरिया का एक ऐसा मेंबर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इतना तो याद रह जाएगा कि नाइडेरिया था तो उसके अंदर एक मेंबर है जो हमने बहुत बार पहले भी पढ़ चुका है, जिसका नाम है हाइड्रा। अगर आपको वो याद है तो उसके आगे की ट्रिक आप उससे याद कर सकते हो कि हाइड्रा जो है, हाइड्रास ओल्ड आंट एडम फिजिकली गेव पेन, ठीक है, इससे आपका काम बन जाएगा। हाइड्रा से हाइड्रा बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रा बन जाएगा इससे, ठीक है बच्चों। ओल्ड से क्या बनेगा, ओबेलिया, आंट से क्या बनेगा, ऑरिला, ठीक है। एडम से क्या बनेगा, एडमसिया, ठीक है, एडमसिया। फिजिकली से बन जाएगा फाइसेलिया, गेव से बन जाएगा गोर्गोनिया, पेन से बन जाएगा पेनाट्यूला, है ना। तो ये ट्रिक है, इससे आप इनके सारे एग्जांपल्स को बच्चों अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो थर्ड फाइलम इज बेटा, हाँ, टीनोफोरा। अच्छा, टीनोफोरा जो होते हैं ना, इनको अपन जो मन में आए प्यार से बोल दो, लेकिन हम इन्हें प्यार से सी वॉलनट या कोम्ब जेली, जेली जैसे भी दिखते हैं तो कोम्ब जेली या सी वॉलनट कहते हैं इनको, ठीक है। सी वॉलनट या कोम्ब जेली जैसा बोलते हैं इनको। पहले बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं बच्चों। बेसिक फीचर्स में वही हमारे सर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। सिमेट्री कैसी मिलेगी बच्चों, रेडियल सिमेट्री मिल जाएगी, है ना। जर्म लेयर 2 ही मिलेगी, डिप्लोब्लास्टिक। सिलोम कैसा है, एसिलोमेंट है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मराइन है, सारे ही पानी में मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में, मतलब मेल फीमेल गैमेट एक ही बॉडी के अंदर हो जाएंगे बच्चों। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल, मतलब बॉडी से बाहर, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा होगा, अगेन लार्वा ही चल रहा है अभी तो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, समझो इसको, ठीक है। इसको समझते हैं अपन। तो जैसे कि यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये ग्रीन रॉड में, ये है ना हमारा एक कोम्ब प्लेट है। अगर आप इसका एनसीईआरटी डायग्राम देखोगे ना तो एक कोम्ब प्लेट है ये। और एसी टोटल कितनी प्लेट मिलेगी हमारे को, टीनोफोरा में बच्चों 8, ये एक बना दी मैंने, ऐसी 8 प्लेट मिलेगी। और ये जो कोम्ब प्लेट होती है ना बच्चों, ये सीलिएटेड होती है, इनमें ऐसे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे अपन, जो कोम्ब प्लेट है इनकी टोटल 8 होती हैं, ऐसी कोम्ब प्लेट्स होती हैं, और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखो डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट देखने को मिलेगा, ये माउथ है, ये पीछे जा रहा है,
और एनस, मतलब यहाँ पर आपको देखा जाए तो जो हमारे टीनोफोरा है इसमें कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर हमें कंप्लीट, ठीक है, डाइजेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिल रहा है। अब देखो डाइजेशन बच्चों इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी। इसका क्या मतलब होता है सर? जैसे मान लो आपने कोई फूड वगैरह इंगल्फ किया, मतलब हमारे टीनोफोरा ने, ठीक है, तो ये फूड जो होगा सेल के अंदर, बॉडी के अंदर सेल में जाके भी डाइजेस्ट हो सकता है, या कुछ फूड पार्टिकल ऐसे यहीं पर पड़े रहेंगे और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मान लो यहाँ कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है तो वो कुछ एंजाइम डालेगी तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉर्म में भी डाइजेशन हो सकता है और बॉडी के अंदर सेल्स में जाके भी, तो सेल में जाके भी डाइजेशन हो सकता है और बॉडी के अंदर सेंट्रल कैविटी में भी डाइजेशन हो सकता है। तो डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है बच्चों और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, जैसे इसमें भी आपको दिख रहा है टेंटिकल्स प्रेजेंट है, टेंटिकल्स इसमें भी प्रेजेंट है, एनसीईआरटी में नहीं बताया हुआ, लेकिन इसके अंदर जो इसमें भी क्या होंगे, पॉइजनस स्टिंग होंगे, जिसमें क्या होगा, टीनो ब्लास्ट होंगे। वही सेम चीज है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, टीनो मतलब सिलेंट्रेटा जैसा ही कंडीशन है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट। चलो अब है ना जो हमारा टीनोफोरा है, इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट और एक यूनिक फीचर जो मिलता है, जो दूसरों में नहीं मिल रहा है, यूनिक फीचर क्या मिल रहा है, बायोलुमिनिसेंस। बायोलुमिनिसेंस मतलब इमिशन ऑफ लाइट बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द पार्टिकल एंड केमिकल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी। जैसे कि समझो ये हमारे टीनोफोरा की बॉडी है, ठीक है, ये वाली सेल तो तुम्हें पता ही है, ये वाली तो मैंने अभी बताई थी तुम्हें, ये हमारे कॉम प्लेट्स थे, अभी बताया मैंने, ठीक है, जिसमें सीलिया वगैरह प्रेजेंट है। इस कॉम प्लेट के पास में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं एक्टोब्लास्ट सेल्स। ये जो एक्टोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना बच्चों, इनमें एक केमिकल मिलता है लूसीफेरिन केमिकल। लूसीफेरिन केमिकल लूसीफेरेज एंजाइम की मदद से टूटता है और क्या इमिट करता है, लाइट का इमिशन करता है। तो यहाँ पर हमें एक फीचर्स देखने को मिल रहा है काय के अंदर, टीनोफोरा के अंदर, कि सर ये लाइट का इमिशन करते हैं, है ना। आपने देखा होगा शायद किसी मूवीज वगैरह में या डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मेन जो हमारा सी होता है, मरीन एरिया होता है, बीच मिडिल ऑफ द ओशन, वहां पर है ना रात में है ना ऐसे लाइट का इमिशन करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइफ ऑफ पाई में था, देखा होगा शायद, ठीक है। तो उसमें लाइट का इमिशन करते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है ये चीज देखने में, ठीक है। तो वो पूरा जो मैकेनिज्म है लाइट का इमिशन करना, है ना, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, बायोलुमिनिसेंस कहते हैं। आया समझ में? चलो ठीक है, तो ये बायोलुमिनिसेंस शो करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास में दो ही हैं, इसलिए कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर दो ही एग्जाम्पल है, एक तो हमारा प्लूरोब्राकिया है और दूसरा टीनोप्लाना है। टीनोप्लाना तो वैसे ही सेम लग रहा है, प्लूरोब्राकिया थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आया समझ में? चलो नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस यानी बच्चों फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म मतलब क्या, कि सर इनकी जो बॉडी है अपर से लोअर से बिल्कुल दबी हुई है, दोनों तरफ से दबी हुई है, बात समझ रहे हो, है ना। जैसे ये पेन है ना, थोड़ा सा राउंड टाइप का दिख रहा है ना, इसको दोनों तरफ से दबा के एकदम चपटा बना दो, एकदम फ्लैट बना दो, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, फ्लैट वॉर्म। कि सर दोनों तरफ से बिल्कुल दबी हुई है ना। कैसी है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड, डोर्सो वेंट्रली दोनों तरफ से फ्लैटेड है। इसमें लेवल कौन सा है, याद करो, ऑर्गन लेवल है बच्चों इनके पास में, ऑर्गन लेवल आ गया है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़े जीवन में, है ना। सबसे पहले पॉलीफेरा में सेल था, उसके बाद में अपन ने नाइडेरिया पढ़ा, टीनोफोरा पढ़ा, दोनों में टिश्यू था। ये थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़ गया, इसके पास में ऑर्गन लेवल आ गया है, ठीक है। और सिमेट्री भी चेंज हो गई है बच्चों। सिमेट्री भी कैसी है, बायलैटरल है, हर जगह से नहीं काट सकते हो आप बेटा, है ना, देख के काटना पड़ेगा इस बार। चलो तो और उसके अलावा सिलोम कैसा है, एसिलोम है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब मीजोडम बना है, लेकिन अभी वो सिलोम बॉडी कैविटी नहीं बना रहा है, इसलिए कैसा है, एसिलोमेट है ना। ज्यादातर कैसे होते हैं बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थिस ज्यादातर क्या होते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में ही होते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ जो है हमारे फ्री लिविंग हो सकते हैं, बहुत ही मासूम से, ये बताऊंगा इसकी मासूमियत। प्लानेरिया है ना, ये होता फ्री लिविंग है, मतलब जाहिर सी बात है किसी बॉडी की लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन नहीं लेगा ये, लेकिन ये जो हरकत करेगा वो बहुत खतरनाक करेगा, बताऊंगा आगे। अच्छा, मोस्टली कैसे होते हैं बच्चों, पैरासाइट होते हैं, जैसे हम जो टैपवॉर्म वगैरह पढ़ेंगे तो वो पैरासाइट होती है, ठीक है। एक लिवर फ्लूक होता है ना। चलो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो इसका बॉडी स्ट्रक्चर,
अगर ये पैरासिटिक फॉर्म में है तो बॉडी स्ट्रक्चर देखो, इसका जो माउथ है मतलब जो आगे की ओरल कैविटी है बच्चों, उसमें कुछ हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन वाले शो करने की कोशिश करिए, हुक शो करने की, कि ये क्या करेंगे, किसी बॉडी के ऊपर अटैच हो गए तो उसकी बॉडी से है ना ब्लड सक करेंगे या है ना न्यूट्रिशन सक करेंगे, ब्लड सक करेंगे, किसी बॉडी से अटैच हो जाएंगे तो वो हुक्स हैं, हुक्स की मदद से क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे। तो हुक्स का मदद करता है बच्चों अटैचमेंट में, ठीक है, हुक्स जो है मदद करेगा इनको अटैचमेंट में, ठीक है। उसके अलावा इनकी बॉडी में, जरूरी नहीं सब में, लेकिन कुछ में है ना सकर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ओरल पे भी और वेंट्रल भी। ओरल और वेंट्रल मतलब क्या, आगे माउथ पे तो प्रेजेंट है और उसके अलावा आगे चेस्ट पे एक और है ना, एक सकर तो यहाँ प्रेजेंट है और एक सकर यहाँ प्रेजेंट है, हुक से अटैच हो गए बॉडी पे और सकर्स की मदद से क्या कर रहे हैं बच्चों, न्यूट्रिशन है ना, जो ब्लड ही होगा न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, सक करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करेंगे। दो चैनल्स हो सकते हैं, ओरल पे भी हो सकता है एक सकर और एक वेंट्रल साइड भी हो सकता है। चलो अब आगे यहाँ पर एक अपन ने जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाया इनका, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपको यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल दिख रही है बच्चों, दैट इज फ्लेम सेल। कौन सी सेल, फ्लेम सेल। ये काय में मदद करती है बच्चों, बिल्कुल ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सब कुछ ही इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ है ना। फ्लेम सेल जो है ये मदद करती है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना है ना और बैलेंस बनाना, जैसे हमारी बॉडी में किडनी करती है, तो बस समझ लो इट इज एनालॉगस ऑफ द किडनी है ना। तो फ्लेम सेल जो है हमारी बॉडी प्लेटीहेल्मिन्थस की बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम कर रही। आई बात समझ में। उसके अलावा देखो इनकी बॉडी के अंदर यही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, इसी के अंदर में क्या मिलेंगे बच्चों, तुम्हें ओवरीज भी मिल जाएंगे और टेस्टिस मिल जाएंगे, एक ही बॉडी के अंदर मिल रहे हैं। मतलब क्या है बच्चों, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब सर, मतलब मेल एंड फीमेल जो गॉनट्स हैं वो एक ही बॉडी के अंदर हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ही बॉडी के अंदर दोनों सिचुएशंस मिल रही है बच्चों, दोनों गैमेट यहीं पर फ्यूज हो जाएंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बच्चों, इंटरनल हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं बच्चों। डेवलपमेंट अगर तुम पूछो सर तो लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अपन कि सर फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है। और क्या स्टेज देखने को मिलेगी आपको, लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब अपन देखो आगे चल रहे हैं, जिसमें अपन एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है। मैंने बोला था प्लानेरिया के बारे में, याद हो तो आपको। प्लानेरिया क्या करता है देखो, स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, चलो मैं ऐसे बताता हूँ। जैसे हमारा प्लानेरिया है, ठीक है, प्लानेरिया। तो प्लानेरिया ने रिप्रोडक्शन करके क्या बनाया बच्चों, लार्वा बनाया, ठीक है। अभी लार्वा ग्रो कैसे करेगा, ये अपने आसपास क्या करेगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर क्या करेगा, ये स्नेल्स वगैरह इस टाइप से किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ेगा, ठीक है, और उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा स्नेल्स की, और उसके सारे बॉडी टिश्यूज को इनको खाएगा। कौन, इसका लार्वा। लार्वा खा के पूरा बॉडी टिश्यू वगैरह खा के अपने आप को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करेगा, वाटर में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको क्या बोला था, प्लानेरिया जो होते हैं बेटा फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन समटाइम्स किसी की बॉडी के अंदर इसका जो लार्वा होता है, लार्वा है ना, वो समटाइम्स क्या शो करता है बच्चों, पैरासिटिज्म, मतलब पैरासिटिक कंडीशन शो कर देता है। आ रही बात समझ में। चलो अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता रहा था कि जो प्लेटीहेल्मिन्थस होते हैं बच्चों, ये है ना हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करते हैं, और स्पेशली सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी कौन शो करता है, प्लानेरिया। रीजनरेशन कैपेसिटी क्या, जैसे कि मान लो कि ये हमारा प्लानेरिया की बॉडी है, मान लो ये हमारे प्लानेरिया की बॉडी है, ठीक है। अगर इसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा डिवाइड हुआ है, मान लो ये छोटा सा पीस डिवाइड हुआ है इसका, ठीक है, तो ये पीछे ऐसा टेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, आगे अपना हेड जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। तो बेसिकली अपने छोटे से बॉडी सेगमेंट से बाकी की बची हुई बॉडी सेगमेंट को बना लेना। बॉडी का जो सेगमेंट है वो तो वही रहेगा, लेकिन बाकी नया सेगमेंट बना लेना बॉडी का। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों, रीजनरेशन। और हमारा जो प्लानेरिया होता है ये हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है, बिल्कुल याद रखना है ये चीज, ठीक है बच्चों। चलो एग्जांपल की बात करें तो प्लानेरिया मैंने बता दिया फ्री लिविंग है, ठीक है। टीनिया, T4 टीनिया, T4 टैपवर्म। टैपवर्म को टैपवर्म क्यों कहते हैं, बिकॉज वो टैप जैसी होती है, लंबी सारी भी होती है ना।
तो टीनिया टैपवर्म जो पैरासिटिक होती है भैया, ठीक है। उसके अलावा फेसिकुला, फेसिकुला क्या है हमारा, लीवर फ्लूक है बच्चों, लीवर पे इन्फेक्शन करता है, लीवर फ्लूक। इसमें दिखेगा आपको कौन सा वाला, माउथ और वेंट्रिकल, ओरल और वेंट्रिकल सकर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है बच्चों, ज़्यादा क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास में अगला ग्रुप है बच्चों एस्के हेलमिंथिस। एस्के हेलमिंथिस को हम नेमाटोड्स भी कहते हैं, या राउंड वर्म्स होती हैं, है ना। एस्के हेलमिंथिस या नेमाटोड्स, ये कैसी होती है, राउंड वर्म्स होती हैं। जैसे वो पहले वाली फ्लैट थी, ये कैसी होती है, राउंड होती है, गोल गोल होती है। पहले बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो हमें कौन सा लेवल मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ क्या आ गया है, ऑर्गन सिस्टम आ गया है सर, मतलब अब यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन होंगे और थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन करने की बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऑर्गन सिस्टम आ गया, ठीक है। सिमेट्री कैसी बच्चों, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सिलोमेट सुडोसिलोमेट। सिलोमेट कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ सिलोमेट के सर। अब मेसोडर्म ने थोड़ी बहुत बॉडी कैविटी, वो पाउचेस के फॉर्म में थोड़ी बहुत बॉडी कैविटी बनाना शुरू कर दी, इसलिए इस कंडीशन कैसी है, सुडोसिलोमेट वाली कंडीशन है बच्चों। और इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है बच्चों, कंप्लीट होता है ना। इनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। मस्कुलर फेरिंग्स मतलब समझ रहे हो कि सर एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पूरा ट्रैक है वो कंप्लीट है, और उसके अलावा थोड़े से मस्कुलर फेरिंग्स मतलब थोड़े स्मॉल अमाउंट ऑफ मसल्स डेवलप होना शुरू होगा इनके फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। और इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, जैसे मैंने पिछले में बताया फ्लेम सेल, इसमें ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको एक्सक्रीटरी पोर्स देखने को मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलो अब अगेन कुछ, हर एक फाइलम में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आता है ना, अभी तक अपन देखते आ रहे हैं, हर फाइलम में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकलते आ रहा है। इसमें क्या है, तो ये है ना बच्चों, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या, इसमें पहली बात तो बच्चों मेल अलग है और फीमेल अलग है। यहाँ पर मेल अलग है, मतलब मेल एस्केरीज अलग ही होगा, एस्के हेलमिंथिस अलग ही होगा, फीमेल एस्के हेलमिंथिस अलग ही होगी। जब मेल फीमेल अलग होते हैं इस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, डायोशियस बोलते हैं। जैसे उसको हम क्या कह रहे थे, हर्माफ्रोडाइट, इसको क्या बोलेंगे, डायोशियस। चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता सकता हूँ कि कैसे याद रखना डायोशियस का मतलब क्या होता है और हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है। जैसे समझो हमारे यहाँ एक कॉलेज है बच्चों, उस कॉलेज का नाम है बच्चों DU, मेडिकल कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम है DU, ठीक है, DU यूनिवर्सिटी। अभी जो कॉलेज है ना, ये है ना, यहाँ पर एक कोर्स करवाता है BHMS। ये क्या कराता है, BHMS कराता है कोर्स। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो, कॉलेज का नाम DU है, कौन सा कोर्स कराता है, BHMS, इससे याद रखते हो। जैसे कि अगर मान लो बच्चों आपको कहीं पर डायोशियस लिखा हुआ दिखे, डायोशियस, ठीक है, तो डायोशियस का मतलब ही क्या होता है बच्चों, यूनिसेक्सुअल, U फॉर यूनिसेक्सुअल। मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब या मेल अलग है फीमेल अलग है, डायोशियस कंडीशन मेल अलग है फीमेल अलग है। BHMS को भी बना सकते हो, B से बनेगा बच्चों बायसेक्सुअल, ठीक है, H से बनेगा अभी बताया तुम्हें हर्माफ्रोडाइट, और M से बनेगा बच्चों मोनोशियस, ठीक है, S से बना लो सेक्स, ठीक है। तो DU मतलब डायोशियस और यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ही होता है सर, मतलब मेल फीमेल सेपरेट होना, और BHMS मतलब बायोसेक्सुअल होना, मतलब मेल फीमेल एक ही में होना, मतलब हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होना। तो ट्रिक याद रख सकते हो। तो एस्के हेलमिंथिस जो है ना बच्चों, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है, साथ में दिखने में भी डिफरेंस है थोड़ा, है ना। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि फीमेल एस्केरीज जो होती है ना बच्चों, ये लॉन्ग हो रही है, फीमेल एस्केरीज जो है थोड़ी साइज में लॉन्ग है और मेल एस्केरीज साइज में शॉर्ट है। तो ये भी एक कंपैरिजन है कि आप एस्केरीज देख रहे हो, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, तो शॉर्ट वाला मेल होगा, लॉन्ग वाली फीमेल होगी, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अगर अपन थोड़े से डेवलपमेंट वगैरह की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट बच्चों डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और इसमें हमें ओविपेरस कंडीशन, मतलब यहाँ पर ये क्या बनाएंगे बच्चों, एग्स का फॉर्मेशन करेंगे। जब भी हमें एग्स का फॉर्मेशन दिख जाता है उसे ओविपेरस कहते हैं। तो ये जो है ओविपेरस है, एग्स अंडे देते हैं, एग्स बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखो, जैसे एस्करीज है और हमारे पास में वुकेरेरिया है,
एंक्लाइकोस्टोमा है, ठीक है। और अधिकतर ये सारे ही बच्चों डिसीज कॉजिंग है, सारे ही डिसीज कॉजिंग है। जैसे एस्करीज जो होता है ज़्यादातर बच्चों के पेट में हो जाता है, जिसे हम केंचुए वगैरह कहते हैं, है ना, बच्चों के पेट में हो जाते हैं केंचुए, ठीक है। अधिकतर ये कंटामिनेटेड फूड्स वगैरह से ये फैलते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में ही रहते हैं ज़्यादातर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पे इन्फेक्शन करते हैं। एंक्लाइकोस्टोमा हुक वॉर्म कहते हैं इसको, ये भी इन्फेक्शन ही कॉज करती है। जो वुकेरेरिया इसे फ्लीरियल वॉर्म कहते हैं, ये जो है बहुत ही खतरनाक डिसीज़ कॉज करती है। लिम्फेटिक जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, स्पेशली हमारे लोअर लिम्स मतलब पैरों में हो जाते हैं, बड़ा बड़ा पैर हो जाता है, एलिफेंथियासिस कहते हैं, ठीक है। तो अधिकतर ही डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है राउंड वर्म्स जो होते हैं, है ना, सर्कुलर बॉडी होती है इनकी, और बस सारे ही डिसीज कॉजिंग होते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा थोड़ी सी देर और लगेगी और अपना हेमिकोडेटा तक कंप्लीट हो जाएगा। एनिलिडा की अगर अपन बात करें बच्चों, तो एनिलिडा जो होते हैं इनमें आपको लिटिल रिंग्स देखने को मिलते हैं। एनालिस वर्ड आया है, लिटिल रिंग्स मतलब इनकी बॉडी में ऐसे रिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिंग्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिंग्स देखने को मिल रहे हैं एनिलिडा में। पहले नॉर्मल बेसिक फीचर्स की बात करते हैं। सिमेट्री कैसी बच्चों, बायलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम है, सिलोमेट कंडीशन आ गई, अब सिलोमेट ही रहेगी सब में, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या मिलेगा इनमें, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बताया था ना मेटामेरिक सेगमेंटेशन कि बॉडी बाहर की बॉडी लाइनिंग के अकॉर्डिंग अंदर के ऑर्गन की लोकेशन फिक्स होती है ना, इसी को क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो है फ्रेश में भी मिल सकते हैं, मरीन में भी मिल सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में। एनिलिडा जो है फ्रेश में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन वाटर में भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी हो सकते हैं। जैसे ज़मीन में हमें अर्थवॉर्म मिल जाता है टेरेस्ट्रियल पे, ठीक है, उस जगह फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे कुछ और कुछ हमें मरीन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्री, अच्छा उसके अलावा पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ ऐसे होंगे बच्चों जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, पैरासिटिक होंगे, और कुछ कैसे होंगे बच्चों, फ्री लिविंग होंगे। आ रही बात समझ में। अब देखो अपन एकदम सिंपल से शुरू कर रहा था, धीरे धीरे अब कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं अपन, और डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखो, बॉडी स्ट्रक्चर को अगर अपन बात करें तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों कैसा है, क्लोज, याद रखना, ठीक है। पहला बंदा जिसके पास में सर्कुलेटरी सिस्टम आया, पहला बंदा जिसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम आया और डायरेक्ट कौन सा वाला आया बच्चों, क्लोज वाला आया, ठीक है। अपन सोचते थे कि सर ओपन से शुरुआत होनी चाहिए थी फिर क्लोज में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। एनिलिडा में डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड वाला आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फीचर्स में अपन अगर इवोल्यूशनरी बेसिस पे भी देखते हैं डेवलपमेंट में, तो यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन कंडीशन आ जाती है कि सर एनिलिडा में डायरेक्ट कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज वाला है, ठीक है। एक्सक्रीशन किसके जरिए कर रही है, जैसे फ्लेम सेल्स है ना, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक्सक्रीशन मतलब काय में मदद कर रहे थे, ऑस्मोरेगुलेशन में एंड एक्सक्रीशन में जो मदद कर रहे थे, ठीक है, वो फ्लेम सेल थे काय में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। यहाँ पर क्या है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, याद रखना ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे क्वेश्चंस बनने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे नेफ्रिडिया। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अब इनके पास में बच्चों नर्वस सिस्टम भी आ जाएगा। नर्वस सिस्टम कैसा आएगा, इनके पास में पेयर्ड ऑफ गैंग्लियाज होते हैं। पेयर्ड ऑफ गैंग्लियाज क्या होता है, ऐसे समझो सर, बंच ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब जो न्यूरॉन्स हैं उनका बहुत बड़ा क्लस्टर बन गया, क्लस्टर या ग्रुप बन जाए, बहुत सारे न्यूरॉन्स का बंच बन जाए, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, गैंग्लियाज बोलते हैं। और इनकी बॉडी के अंदर जो गैंग्लियाज होते हैं, इनकी बॉडी के आगे साइड में, मतलब बॉडी के आगे के साइड में, वेंट्रल साइड में, एब्डोमेन वाले साइड के अंदर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं बच्चों, डबल होते हैं, डबल वेंट्रल नर्व, है ना, अपन नॉन कॉर्डेटा पढ़ रहे ना, इसमें हमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में। चलो अब अगर अपन इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी में अपन ने देखा सर ऐसे मसल्स दिख रहे थे आपको, ऐसे राउंड ऐसे मसल्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इसके सेंटर में इंटरनली भी यहाँ पर कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इसके इंटरनली भी कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ तो बच्चों लॉन्जिट्यूडनल मसल्स देखने को मिल रहे थे, ऐसे ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स देखने को मिल रहे थे, नहीं, हाँ, और उसके अलावा कुछ ट्रांसवर्स मसल, तो कुछ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स देखने को मिल रहे हैं और कुछ ट्रांसवर्स मसल्स देखने को मिल रहे हैं। आ रही बात समझ, कुछ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स देखने को मिल रहे हैं और कुछ ट्रांसवर्स मसल्स देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होगा,
जब ये, अच्छा तुम लोगों ने कभी किसी एनिलिडा या अर्थवर्म को चलते हुए देखा तो इनकी बॉडी में आपको दिखता है कि सर हाँ बहुत सारे सेगमेंटेशन तो है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। इसकी बॉडी कैसे चलती है, पहले आपको पता है सर ये ऐसे छोटा हो जाता है, ऐसे इसकी बॉडी ऐसे पास आती है, छोटा सा हो जाता है, ठीक है। फिर ये ऐसा जंप मतलब उछल नहीं जाता, ऐसा मतलब ये बॉडी में चल रहा है तो पहले छोटा सा हो जाता है, फिर एकदम से ये ऐसे अपनी बॉडी को आगे खींचता है, फिर पीछे की बॉडी को आगे खींचता है, फिर आगे की बॉडी को आगे खींचता है। मतलब आपको लगता है कि सर ये पहले एकदम से लंबा हुआ फिर छोटा हो गया, कभी देखा होगा ना अर्थवर्म वगैरह को कि पहले लंबा हुआ फिर छोटा हो गया, लंबा हुआ छोटा हुआ, है ना। इस तरीके से क्या करते हैं, अपने मसल को स्ट्रेच करते हैं फिर उसको क्लोज कर देते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं मसल्स को स्ट्रेच कर देते हैं। तो इसमें दो टाइप की मसल है बच्चों, एक लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है जो ऐसे लंबाई की तरफ इनको मतलब ऐसे लेंथ में लेके जा रही है, और फिर ट्रांसवर्स मसल इनको वापस से छोटा कर दे रही है, लेंथ छोटी, जिससे इनको लोकोमोशन में मदद मिलती है, अपने मूवमेंट के अंदर क्या मिलती है, मदद मिलती है। आई बात समझ में बच्चों, आई कि नहीं आई, आ गई। अच्छा चलो डेवलपमेंट की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो एक्वास वाले होते हैं, जो पानी में मिल रहे हैं, मरीन में मिल रहे हैं, फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं, जो पानी वाले हैं बच्चों वो तो डायशियस होंगे, है ना। अच्छा जो डायशियस है मतलब जो पानी में है, तो पानी में उनको एक मौका मिल जाता है फर्टिलाइजेशन को वाटर के अंदर करने के अंदर। देखो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कब होता है, वाटर में ही होता है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, वाटर में होता है। तो जो डायशियस कंडीशन है बच्चों उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो ज्यादा चांसेस है कि सर कौन सा डेवलपमेंट मिलेगा, इनडायरेक्ट मिलेगा। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल है या मतलब जो पैरासाइट है या टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर रहने वाले हैं, तो उनमें फर्टिलाइजेशन बच्चों इंटरनल मिलेगा, और डेवलपमेंट कैसा होगा, उसका डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पर दे रखे हैं, एक नेरिस दे रखा है ना, इसके अंदर पैरापोडिया होता है बताता हूँ मैं। उसके अलावा एक है ना फेरिटीमा दे रखा, अर्थवर्म बोलते हैं, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं बेटा, फेरिटीमा बोलते हैं। फिर एक होता है हमारे गाने है, क्या होता है, हिरुडिनेरिया, ये क्या करता है, ब्लड सकिंग लीच है बच्चों, है ना, ये ब्लड सक करती है, मतलब ये पैरासाइट है, ये हमारा टेरेस्ट्रियल पे रहने वाला है। नेरिस जो है बच्चों एक्वेटिक है, नेरिस कैसा है, एक्वेटिक है। अब देखो नेरिस की एक खासियत बताता हूँ मैं, ये जैसे है नेरिस का डायग्राम है। तो जो एक्वेटिक वाले होते हैं ना बच्चों, अब जाहिर सी बात है वो जमीन के ऊपर तो ऐसे लॉन्ग शॉर्ट होकर चल पा रहा था, पानी में कैसे चलेगा, पानी में तो दिक्कत है। तो पानी में क्या होते हैं, इनकी बॉडी के बाहर एक पैरापोडियास प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मतलब ऐसे लेटरल अपेंडेजेस, ऐसे बॉडी के, ये बॉडी है, बॉडी के राइट साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, लेटरल, यहाँ पर लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इन लेटरल अपेंडेजेस को, जो जिनके छोटे छोटे से पैर निकले हुए हैं, हाथ निकले हुए हैं, इन लेटरल अपेंडेजेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, पैरापोडिया कहते हैं। ये पैरापोडिया जो है एक्वेटिक फॉर्म को मूवमेंट में मदद करते हैं। पैरापोडिया एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं जो इनको एक्वेटिक कंडीशन में मूवमेंट करने में मदद करते हैं। समझे बच्चों, समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं हमारे पास में बेटा आर्थ्रोपोडास। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा वर्ड ही कहाँ से आया, जॉइंट अपेंडेजेस से आया, ठीक है, जॉइंट अपेंडेजेस से आया। अच्छा आर्थ्रोपोडास की एक खासियत बता देता हूँ मैं, जैसे कि अपन लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हैं कि सर 1.7 से लेके 1.8 मिलियन काइंड्स ऑफ स्पीशीज हमें आज तक पता थी, इतनी पता थी ना बच्चों, कि मतलब और भी हो सकती है। एक एस्टिमेशन आता है कि सर 8 मिलियन तक भी हो सकती है स्पीशीज, लेकिन हमें कितनी पता है अभी तक के 1.7 से 1.8 मिलियंस काइंड्स ऑफ स्पीशीज ही अभी तक हमें पता है ना। मतलब 17 से 18 लाख तरीके की तरह ना स्पीशीज हमें पता है, जिसमें से 10 लाख स्पीशीज सिर्फ किसकी है, आर्थ्रोपोडा की। मतलब इतने सारे पूरा का पूरा हमारा बायोडाइवर्सिटी है, और उसमें से हमें 17 से 18 लाख पता है, और उसमें से 10 लाख जो है सर वो तो सिर्फ और सिर्फ कौन है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है बच्चों, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो सर ये लार्जेस्ट फाइलम हो गया, लार्जेस्ट फाइलम हो गया ना। कितनी क्वांटिटीज है बच्चों, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, पानी में भी मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल में भी मिल जाएंगे, हवा में भी मिल जाएंगे, ग्रास होपर्स वगैरह, बटरफ्लाइज वगैरह, है ना। तो ये पानी में भी हैं, हवा में भी हैं, वॉल्स पे भी हैं, आपके स्पाइडर्स के फॉर्म में, है ना। तो ये हर जगह मिल जाते हैं बच्चों, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है आखिर उनकी, ठीक है। तो लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों, 2/3 टोटल जितने भी हैं उनमें से 2/3 तो यही हो गया, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलेगी, बॉडी में सेगमेंटेशन मिलेगा, सिलोमेटिक होंगे, और इनकी जो बॉडी है बेटा उसके बाहर एक्सोस्केलेटन में क्या मिल जाएगा, काइटिनीशियस, मतलब काइटिन मिल जाएगा। इसके एक्सोस्केलेटन में हमें एक काइटिन नाम का, पता होगा ना तुम लोगों को, काइटिन बायोमोलिक्यूल में बताते हैं अपन,
ठीक है। काइटिन एक पिगमेंट होता है, केमिकल होता है ना, वो इनकी बॉडी के बाहर मिलता है एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। चलो अच्छा, इनके बॉडी का डिवीजन अगर आप देखेंगे, बॉडी का डिवीजन तो हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है ना। हेड आ गया, थोरैक्स आ गया और फिर एब्डोमेन आ जाता है, फिर हाथ पैर तो अपेंडेजेस के फॉर्म में जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। तो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इनकी बॉडी डिवाइड होती है इन चीज़ों में। चलो इंटरेस्टिंग सी चीज़ फिर से आ गई एक, ये रेस्पिरेशन करने के लिए बच्चों इनमें ना अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे वाटर में कर रहे हैं रेस्पिरेशन तो किससे कर रहे हैं, गिल्स से कर रहे हैं। गिल्स तो होते ही हैं, कुछ के पास में बच्चों बुक गिल्स होते हैं। अब सवाल है सर बुक गिल्स क्या होते हैं, उसी के तरीके से बुक लंग्स भी आता है। तो ये बुक गिल्स या बुक लंग्स, ये क्या स्पेशल वर्ड आया है इनके लिए, हाँ स्पेशल वर्ड है बच्चों, क्योंकि बुक गिल्स, बुक लंग्स, ये वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे, आर्थ्रोपोडास के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इनके पास में बुक गिल्स या बुक लंग्स होते हैं। क्या होते हैं सर, समझो। जैसे कि मान लो बच्चों, मान लो ये एक फ्लैप हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे क्या प्रेजेंट है बच्चों, मतलब जहां पर गिल्स होंगे वहां पर ये पहला गिल्स की फ्लैप हो गई, इसके ऊपर एक और गिल्स आ गया, एक और गिल्स आ गया, एक और गिल्स आ गया। तो जैसे आपने देखा होगा सर, जब है ना हमें से बहुत सारी कॉपीज के पेजेस होते हैं, तो कॉपीज के पेजेस एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखे हुए रहते हैं ना, ठीक है। कैसे दिखते हैं, तो उसी तरीके से गिल्स दिखते हैं बच्चों, है ना। जैसे कॉपी के बहुत सारे पेजेस कैसे दिखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए, ऐसे ही गिल्स दिखते हैं। इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं बच्चों, बुक गिल्स कहते हैं, कि ये बुक गिल्स जो है बुक्स जैसे, बुक के पेजेस जैसे दिख रहे हैं। उसी तरीके से लंग्स में भी सेम सिचुएशन है कि लंग्स भी जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एयर फिल होगी, जाहिर सी बात है इसमें एयर फिल होगी, है ना, यहाँ पे पूरी एयर फिल होगी। बट ये भी ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक फ्लैप जैसे दिखते हैं। तो बुक लंग्स और बुक गिल्स, है ना, गिल्स, बुक गिल्स वाटर वालों के पास होंगे और बुक लंग्स जो एयर में रहने वाले हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल पर रहने वाले, उनके पास में होने वाली है, ठीक है। जैसे हमारे पास में जो किंग क्रैब्स हैं, जो क्रैब्स होती हैं, किंग क्रैब्स होती है भैया, बहुत साल, किंग क्रैब्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हजारों साल तक अपने आप को जिंदा रख पाता है, लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो किंग क्रैब्स हो गया, इसके पास में बुक गिल्स मिलते हैं। उसको ऐसे उठा के देखोगे ना, बॉडी में पीछे की तरफ दिखेंगे, बैक साइड यहाँ पे दिखेंगे। उसी तरीके से जो स्पाइडर्स वगैरह होते हैं, है ना, इसको मत उठा के देखना तुम सोचो स्पाइडरमैन बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों, है ना। चलो, तो स्पाइडर्स जो होते हैं उनके पास में बुक लंग्स मिल जाते हैं, ठीक है, समझ आई बातचीत। अच्छा, उसके अलावा ट्रेकियल सिस्टम, ये तो नॉर्मल चीज़ है, हाँ। तो इसमें आपको गिल्स भी मिलेंगे, बुक गिल्स भी मिलेंगे, बुक लंग्स भी मिलेंगे, और ट्रेकियल सिस्टम मतलब जो होता है ना नॉर्मल सिस्टम। चलो अब है ना सर्कुलेशन की बात करें बच्चों, सर्कुलेशन कैसा है इसका, ओपन। जैसे कि एनिलिडा का क्लोज था, सेकेंड वाला आर्थ्रोपोडा का सर्कुलेशन कैसा है बच्चों, ओपन है। इसमें हीमोसील मतलब ऑर्गन जो है डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड में पड़े हुए हैं, बताया ना मैंने, ब्लड वेसल्स नहीं है, आर्टरीज वेन्स नहीं है, तो जो ब्लड ऑर्गन, जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड के अंदर पड़े हुए हैं, हीमोसील कंडीशन, ठीक है। और एक्सक्रीशन के लिए इसके कहने क्या स्पेशल है, याद रखना है, मालपीजियन टिब्यूल्स, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए क्या सिस्टम होता है इसके कहने, मालपीजियन टिब्यूल्स होती है, बिल्कुल बिठा लो दिमाग में, ठीक है। आर्थ्रोपोडास के पास क्या होती है, मालपीजियन टिब्यूल्स होती है। एनिलिडा के पास में क्या था, नेफ्रीडिया था। प्लेटीहेल्मिन्थिस के पास में क्या था बच्चों, फ्लेम सेल थे, बिठा लो दिमाग में अच्छे से, ठीक है। चलो अगर अपन इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायशियस कंडीशन है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग डायशियस कंडीशन है बच्चों। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा, ठीक है। ओवीपैरस होंगे, ओवीपैरस मतलब अंडे देंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट कहाँ मिलेगा, एक्वेटिक कंडीशन में। डायरेक्ट कहाँ मिलेगा बच्चों, टेरेस्ट्रियल में। बात समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा अगेन नया बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो आर्थ्रोपोडास होते हैं ना बच्चों, इनके पास में क्या होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होते हैं। इनके पास में यहाँ पर एंटीना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनके खाने जो एंटीना प्रेजेंट है बच्चों, ये इनको स्मेल में, टच में, इनमें मदद कर रहा है ना। मतलब कुछ सेंस करने के अंदर, किसी चीज़ को स्मेल करना हुआ या थोड़ा सा मतलब सरफेस टच करना हुआ, तो उसमें मदद करते हैं एंटीना, समझ रहे हो। सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं सारी सेंस ऑर्गन, मतलब एंटीना जो है स्मेल और टच में मदद करेंगे। जो आइज होती है तो बच्चों आइज दो टाइप की होती है, एक कंपाउंड आइज और एक सिंपल आइज। जब आप लोगों ने रूम की लाइट ऑन कर रखी थी, और जब आपने रूम की लाइट ऑन कर रखी थी तो कॉकरोच को सब दिख रहा था ना लाइट की प्रेजेंस में। तो जब वो कौन सी आइज से देख रहा था, सिंपल आइज से। तो लाइट की प्रेजेंस में ये सिंपल आइज से देखते हैं, ठीक है।
लेकिन जब रूम की लाइट या किचन की लाइट जब बंद रहती है ना, जब किचन की लाइट बंद होती है, आप वाटर वगैरह लेने आए, आपने लाइट ऑन करी, तो आप रंगे हाथों कॉकरोच को पकड़ लेते हो ना बाहर, तो वो लाइट बंद में उसे कैसे दिख रहा होता है? बिकॉज उसके कारण क्या होती है बच्चों, कंपाउंड आइज होती है। तो कंपाउंड आइज उन्हें डार्क में देखने में मदद करती है, डार्क विजन में उनको कंपाउंड आइज मदद करती है, और सिंपल आइज उन्हें लाइट विजन में मदद करती है। समझ रहे हो? उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के सेल हैं, इनके पास में हेड पे ही हैं, इन सेल का नाम क्या है बच्चों? स्टेटोसिस्ट। ये जो सेल है ना, ये इनको मदद करते हैं बैलेंसिंग में, इनकी बॉडी को बैलेंस रखने में, बैलेंसिंग करने में बॉडी को मदद करते हैं इनके स्टेटोसिस्ट सेल। आया समझ में? एंटीना समझ में आया, आई समझ में आया, स्टेटोसिस्ट समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगेन एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो थोड़े से तो करने पड़ेंगे याद, इसलिए ट्रिक लेकर आया हूँ मैं थोड़ी सी। ठीक है, अ बिग लेजी एंट क्यों लिया अपन ने? बिकॉज आपको पता है कि एंट क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के अंदर एक मेन मेंबर है, तो याद रहेगा। अ बिग लेजी एंट कैन ऑलवेज लव लर्निंग। ये ट्रिक याद कर लेना कि आर्थ्रोपोडा मतलब एंट के अंदर क्या ट्रिक याद करी थी सर आपने? अ बिग लेजी एंट। जैसे आप छोटी और बड़ी एंट की अगर अपन बात करें, तो छोटी चींटी आपको पता होती है ज़्यादा फुर्तीली होती है, बड़ी वाली थोड़ी सी लेजी होती है, मट्ठी होती है। तो अ बिग लेजी एंट कैन ऑलवेज लव लर्निंग। तो बैठ के पढ़ना पसंद करती है, खाना वाना लाना उसका मतलब इतना मज़ा नहीं आता उसको। ठीक है, तो अ से बना बच्चों एपिस। एपिस मतलब हमारा हनी बी। ठीक है, बिग से बना बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म, लेजी से बना लूसीफर लैक इंसेक्ट, एंड से बना एनाफिलस विच इज अ मॉस्किटो, एनाफिलस अ मॉस्किटो। कैन से बना क्यूलेक्स। ठीक है, कैन से बना क्यूलेक्स, और ऑलवेज से बना एडिस, लव से बना लोकस्टा, लर्निंग से बना ल्यूमिलस दैट इज विच इज अ किंग क्रैब, है ना। चलो इन सब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हुई हैं बच्चों, बहुत अच्छे से करना है इसको, हलवे में मत ले लेना कि सर इतना सारा है, जोर आ रहा है याद करने में। बेटा जहाँ तुम्हें जोर आता है ना, वहीं से नीट का क्वेश्चन आता है ना। चलो, तो जो एपिस है हमारा हनी बी जो है, ये काय के लिए यूज़ होता है बच्चों? तुम्हें इसका कॉमर्शियली यूज़ तो बताइए ना सर कि ये हनी बनाती है, उसके वैक्स जो है पॉलिशिंग वगैरह इसमें यूज़ होता है, थोड़ा बहुत पता है तुम लोगों को। जो बॉम्बिक्स होते हैं वो सिल्क वॉर्म बनाती, सिल्क वगैरह बनाती है ना। लूसीफर जो होते हैं बेटा लेग बनाती है, लाक बनाती है। ठीक है, एनाफिलस, क्यूलेक्स एंड एडिस, ये तो तीनों के तीनों है ना वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स मतलब ये डिसीज को कॉज करते हैं। जैसे एनाफिलस पता है तुम्हें मलेरिया कॉज करते हैं, मतलब मलेरिया ये कॉज नहीं करते हैं, ये वेक्टर है, मलेरिया वेक्टर है। जैसे हमारा एडिस है, ठीक है, तो ये भी है ना डिसीज कॉज करता है। ये भी क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को है ना मूवमेंट कराते हैं। जैसे मान लो कि मैं तुमसे पूछूं, बताओ बच्चों चिकनगुनिया, है ना, तो चिकनगुनिया जो होता है ना, तो चिकनगुनिया इस वेक्टर के जरिए जाता है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वेक्टर्स हैं। फिर लोकस्टा जो है बच्चों, ये है ना ग्रीगेरियस पेस्ट है, ये एक तरीके का पेस्ट है। ल्यूमिलस जो है किंग क्रैब है, इसको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। लिविंग फॉसिल्स क्यों? क्योंकि ये अपने आप को थाउजेंड्स ऑफ ईयर जिंदा रख पाता है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये अपने आप को क्या रख पाता है बच्चों, जिंदा रख पाता है। ठीक है, तो याद रखना है चीज़। इसके बाद में मैंने बताया था ना क्या होते हैं, क्या होते हैं, बुक गिल्स होते हैं। ठीक है, चलो बस बच्चों, इसके अलावा बस अब बस बहुत थोड़ा सा ही बचा है, एक इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद वाले दोनों छोटे छोटे से। मोलस्का की बात करते हैं, तो मोलस्का में क्या होता है बच्चों, मोलस्का जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मतलब सबसे ज़्यादा तो कौन थे सर, आर्थ्रोपोडा थे। सेकंड नंबर पे जो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में है वो कौन है, हमारे मोलस्का हैं। एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे। इनकी बॉडी में सबके पास तो नहीं, लेकिन कुछ के पास में, ज़्यादातर के पास में क्या होते हैं, बाहर की तरफ एक शेल से कवरिंग होती है। जैसे स्नेल्स में दिखती है ना, इनकी बॉडी के बाहर क्या होती है, शेल से कवरिंग होती है। कुछ के पास में कैल्शियस सेल होता है, कुछ के पास में नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इनकी बॉडी डिवाइड होती है बच्चों हेड में, मस्कुलर फूट में और विजरल हम्प में। इसका क्या मतलब है, जैसे इसकी बॉडी के अंदर अगर आप डिवीजन देखते हो तो आपको आगे तो हेड दिख जाता है, ठीक है, नीचे इनके क्या होते हैं बच्चों, ऐसे मस्कुलर फिट होते हैं, ऐसे ये रेंग के चलते हैं ना, मतलब रेंग के अंदर ऐसे पैर के जरिए चलते हैं, तो ऐसे इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर फिट प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है,
है ना, ऐसी इसकी बॉडी ऐसे शेल के नीचे एक ऐसे अपर साइड ऐसे अपर बॉडी होती है, ठीक है। तो इसकी बॉडी में क्या है, आगे तो हेड हो गया, ये होगा इसके मस्क्यूलर फूट, और ये क्या आ गया इसका विजरल हम्प। अब देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहा हूं मैं, बात समझना। इसका जो विजरल हम्प है बच्चों, इसके बाहर, विजरल हम्प के बाहर, ये समझ लो ये इसका विजरल हम्प के ऊपर की लेयर, इसके बाहर यहाँ पर विजरल हम्प पे यहाँ पर एक है ना सॉफ्ट सी टिश्यूज होते हैं, मतलब सॉफ्ट सी लेयर होती है। विजरल हम्प के बाहर यहाँ पर एक सॉफ्ट सी लेयर होती है बच्चों, इस लेयर को हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं इसको, मेंटल कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मेंटल है ना बच्चों, इस मेंटल पे यहाँ पर कुछ गिल्स प्रेजेंट है। मेंटल में यहाँ पर, मेंटल जो ऐसे याद रखना कि मेंटल के ऊपर क्या हो गया, मेंटल कैविटी हो गई, तो मेंटल कैविटी में यहाँ पर कुछ गिल्स प्रेजेंट हैं जो इसको मदद कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, एंड यहाँ पर कुछ गिल्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन में ही मदद कर रहे हैं, और आसपास का स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है। बात समझ रहे भाई कि इसका जो विजरल हम्प है उस पर एकदम सॉफ्ट सी लेयर है, क्या बोलते हैं उसको, मेंटल कहते हैं। और उसकी जो कैविटी है, मतलब जो मेंटल कैविटी है, वहां पर गिल्स प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में इसको क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आई बात समझ में। चलो अब अपन देखो आगे चलते हैं, चलो आगे, ठीक है। तो अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंपल सी बात है बच्चों, डायशियस है, मेल फीमेल अलग अलग हैं, ओवीपेरस है, एग्स बनेंगे। और डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों इसके अंदर, इनडायरेक्ट होगा, मतलब कौन सी स्टेज आएगी बच्चों यहाँ पर, लार्वा स्टेज आएगी। चलो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में विथ शेल वाले, जिनकी बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, शेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें पहला है हमारे पास में बेटा पिला, पिला इज द एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल बोलते हैं उसको। दूसरा है बच्चों पिंकटाडा, पिंकटाडा इज द पियर्ल ऑयस्टर, पिंकटाडा इज द पियर्ल ऑयस्टर। चलो अब है ना पिंकटाडा की एक खासियत बताता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है बाहर पूरा कवरिंग है, इसका बाहर का पूरा क्या होता है, कवरिंग होता है ना, दोनों तरफ से ऐसा कवरिंग स्ट्रक्चर होता है ना। तो आपने कहीं शायद कहीं देखा हो रील्स वगैरह में, शॉर्ट्स वगैरह में, या कभी आप है ना गोवा ऐसे कहीं गए हो तो आपने देखा हो कि ना एक कवरिंग स्ट्रक्चर होता है ना, और वहाँ पर है ना हर कोई बेचता रहता है इसको, एक्चुअल नहीं बेचता है, एक्चुअल में इतना आसान नहीं होता मिलना। पहले एक्चुअल में क्या होता है, इसकी जो शेल होती है इसमें एक मोती मिलता है ना, एक प्रीशियस मोती मिलता है इसके अंदर, एक या दो मोती मिलते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा रेयर होता है। तो मार्केट में से ब्लैक मार्केटिंग टाइप, मतलब वो तो नकली डाल के और फिर ऐसे उल्लू बनाते हैं, वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन ओरिजिनल की बात कर रहे हैं अपन, तो पिंकटाडा के अंदर क्या होता है, उसके शेल के अंदर बच्चों मोती बनता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कीमती होता है ना। शायद तुम लोगों ने सुना हो, आई थिंक यू कैन रिलेट दैट, ठीक है। तो पहला पिला है जिसको अपन एप्पल स्नेल बोल रहे हैं। दूसरा पिंकटाडा है जिसे पियल ऑयस्टर बोल रहे हैं, जो मोती है, तो जाहिर सी बात है उससे हार वार बनवा के बढ़िया सजा के पहनता है इंसान, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक और है जिसका नाम है बेटा डेंटेलियम। डेंटेलियम से आप याद रख सकते हो सर, ये टस्क शेल होता है, ऐसा दांत जैसा दिखता है, ऐसा दांत जैसा, और इसकी बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो टस्क शेल है ना। एक होता है हमारे पास में बेटा सिटोप्लूरा, सिटोप्लूरा, इसको काइटोन बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद रखने की। प्रीटी पियर्स डेकोरेट चेस्ट, मतलब आपके जो पियर्स थे, है ना, उसको आपने मोती बना के ऐसे हार बना के लगाओगे तो उससे हमारा चेस्ट क्या होगा, डेकोरेट हो जाएगा। तो बस इससे आपकी ट्रिक बन जाएगी। प्रीटी से बनेगा पिला, है ना, पियल से बनेगा पिंकटाडा, डेकोरेट से बनेगा डेंटेलियम, चेस्ट से बनेगा हमारा काइटोन। समझे। विदाउट शेल वाले भी याद रख सकते हैं अपन, जिसमें एक आता है हमारा सेपिया, सेपिया इज द कटल फिश, सेपिया इज द कटल फिश। इसकी बॉडी में इंटरनल सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एक होगा हमारा लोलिगो, इसको है ना स्क्विड बोलते हैं बच्चों, इसमें भी इंटरनल मतलब इंडोस्केलेटन शेल प्रेजेंट होगा। एक होते हैं हमारे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो होते हैं बच्चों उनको डेविल फिश कहते हैं, है ना। इनमें क्या होता है, कोई सेल नहीं होता, ना इंटरनल होता है ना एक्सटर्नल होता है। इनकी बॉडी हाईली कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर अभी बताता हूँ आगे खासियत। फिर आता है हमारे पास में एम्प्लाइसिया, जैसे हम सी हारे बोलते हैं, सिली लॉन्ग ऑक्टोपस एक्स। तो ये एक ट्रिक इसकी हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको ऑक्टोपस के बारे में कुछ बता रहा था, ऑक्टोपस के बारे में ना। तो देखो ऐसे याद रखो, ऑक्टोपस जो है, इसका अपन ने अभी नाम बताया सर, डेविल फिश।
ऑक्टोपस जो है ना बच्चों, ये कौन सी क्लास का पार्ट होता है बेटा? सिफेलोपोडा, फेलोपोडा। अब ये सिफेलोपोडा क्या होता है सर? ये क्लास का नाम बता दिया मैंने तुम लोगों को। समझ लो ऑक्टोपस जिस क्लास के मेंबर हैं उस क्लास के अंदर सारे ही इंटेलिजेंट वाले कौन आते हैं? मोलस्का आते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं सर? मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा भी मत कि ह्यूमन से कंपेयर करने लग जाओ, लेकिन हाँ ऑक्टोपस इतने का इंटेलिजेंट तो होते हैं कि सामने अगर कोई जार रखा है तो उसका ढक्कन खोल दें, है ना। मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे उनको ट्रेन करें तो वैसे काम कर सकते हैं। इतनी इंटेलिजेंस इनके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सर्कुलेशन सिस्टम है ना कैसा होता है इनका? क्लोज होता है। मतलब इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक के वेल डेवलप्ड होता है इस ग्रुप का, है ना। समझ में ही बात? चलो ठीक है, अब फटाफट से कंप्लीट करना है बच्चों, है ना, ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो वर्ड का मतलब ही क्या होता है बच्चों? स्पाइनी स्किन। इकाइनोडर्मेटा की जो स्किन होती है कैसी होती है? स्पाइनी होती है, नुकीली स्किन होती है ना। इसके बारे में याद रखना है आपको। एक्सक्लूसिवली मराइन मिलेंगे, सारे पानी में मिलते हैं इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश पता है ना, सारी कहाँ मिलती है? पानी, मरीन में मिलती है। ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे, सिलोमेट मिलेंगे। जाहिर सी बात है अनसेगमेंटेड है। सेगमेंटेड तो मैंने 3 ही बताया ना तुम लोगों को, कोर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, तो अनसेगमेंटेड है। इनकी बॉडी में क्या मिलते हैं बच्चों? कैल्सीरियस ऑसिकल्स मिलते हैं। कैल्सीरियस ऑसिकल क्या? जैसे कि बॉडी है तो इसकी बॉडी के अंदर ऐसे छोटे छोटे से ऐसे नुकीले स्पाइनी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। कभी आपने मरीन वाटर में, गोवा वगैरह का मरीन वाटर में देखा हो तो वहाँ पर क्या होते हैं? इतने बड़े बड़े स्टारफिश आ जाते हैं बाउंड्रीज पे, और उन पर अगर अपना पैर रखाता है तो अपने को चुभते हैं पैर में, स्पाइनी लगते हैं, कड़क है ना, मतलब हार्ड लगते हैं। क्यों लगते हैं? बिकॉज उनके अंदर यहाँ पर जो है कैल्सीरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे बॉडी के अंदर बहुत सारे। आई बात समझ में? चलो अब यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? यूनिक चीज़, भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखनी है कि इसमें जो एडल्ट है, एडल्ट वो तो कौन सी सिमेट्री शो कर रहा है बच्चों? रेडियल। एडल्ट जो है वो तो रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं। मतलब एडल्ट, जाहिर सी बात है, स्टारफिश कहीं से भी काटोगे इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, तो एडल्ट तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। लेकिन इनका जो लार्वा है बच्चों वो बायलैटरल शो कर रहा है। बिल्कुल याद रखना है कि इनका जो एडल्ट फॉर्म है वो तो रेडियल सिमेट्री शो करता है, बट लार्वा रेडियल सिमेट्री शो करता है बच्चों। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया तुम लोगों को, हमको लग ही रहा है, ठीक है। अगर इसकी बॉडी की बात करें अपन, ठीक है, इसकी बॉडी की बात करें तो जैसे स्टारफिश है तो ये इसका बच्चों कौन सा साइड हो गया? इसका डोर्सल साइड हो गया, ये इसका वेंट्रल साइड हो गया। जो पानी में तैर के आ रही तो ये अपन ने उठाई इधर से उठाई, तो ये हमारा इसका डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड। तो इसका जो वेंट्रल साइड होता है ना बच्चों, यहाँ पर तो माउथ प्रेजेंट होता है आगे की तरफ, है ना, वेंट्रल साइड पे, है ना, आगे की तरफ तो क्या प्रेजेंट होता है? माउथ प्रेजेंट होता है। और इधर की तरफ डोर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एनस प्रेजेंट होता है। डाइजेशन कंप्लीट है तो आगे की तरफ इसके अंदर बॉडी में आगे की तरफ माउथ, पीछे की तरफ एनस प्रेजेंट होता है जिसमें डाइजेशन वगैरह चलेगा। आ रही बात समझ में? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी जो पूरी बॉडी में डाइजेशन में मदद करेगी। अच्छा यहाँ पर देखो, जितना भी सर्कुलेशन होना है, लोकोमोशन होना है, फूड का ट्रैपिंग होना है, सारा किसके मदद से होगा बच्चों? वाटर वास्कुलर सिस्टम। क्या होता है इनकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन चलता है बच्चों, क्या होता है? यहाँ पे ट्यूब्स लगी है और इस ट्यूब्स में दिख रहा है, यहाँ पर ये ट्यूब्स दिख रही होंगी तुम लोगों को, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की दिख रही है कि इसमें से क्या होता है बच्चों? वाटर का फ्लो होता है। इधर भी वाटर का फ्लो हो रहा है, इधर भी वाटर का फ्लो। मतलब यहाँ पर आपको जो वास्कुलर सिस्टम दिख रहा है, वास्कुलर सिस्टम क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है सर ये वेसल दिख रही है, वेसल के अंदर क्या है? वाटर है। तो यहाँ पर हमें वाटर वास्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। अब ये वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या कर रहा है? फूड ट्रैप करा इसने माउथ से, तो फूड का डाइजेशन वगैरह तो हुआ इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, बाकी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कैसे होगा बच्चों को? हमारे वाटर वास्कुलर सिस्टम के जरिए ही होगा, ठीक है। जो भी सर्कुलेशन करना है इसको वो भी किसके जरिए करेगा? ये वाटर वास्कुलर सिस्टम। पूरे बॉडी के अंदर वाटर कैनाल्स लगी हुई है, वाटर कैनाल्स हैं, दिख रहा है ना, सारी की सारी वाटर कैनाल्स है बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन हो गया या फूड का ट्रैप करना हो गया, सारा ही ये किसके जरिए करेगा? वाटर वास्कुलर सिस्टम के जरिए करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अजीब सा फीचर देखने को मिल रहा है। सर अभी तक के तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऑर्गन सिस्टम आ गया है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, बीच में वाटर वास्कुलर सिस्टम क्यों आ गया? आ गया, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि इकाइनोडर्मेटा जो है, मतलब देखा जाए तो सर फाइलोजेनिक, इवोल्यूशनरी तो ये स्टैंडर्ड मतलब हायर लेवल पर है, लेकिन कुछ फीचर्स में एकदम से
लोअर कैटेगरी पे चलेगा, जैसे वाटर वास्कुलर सिस्टम होना। जैसे पोरीफेरा में क्या था बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम था, इसके पास क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम है। ठीक है, चलो अब अगर अपन सर रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें रिप्रोडक्शन की, तो डायशियस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, वाटर में चलेगा ना कंप्लीटली, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा सर। हाँ, इसके करने जो लार्वा होगा बच्चों, वो कैसा होगा, यहाँ पर लार्वा, बिल्कुल ध्यान में रखना है, लार्वा कैसा होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि लार्वा कैसा है बच्चों, फ्री स्विमिंग लार्वा है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो स्टारफिश है ना, एस्ट्रियस, हमारे पास में सी अर्किन है बच्चों, अर्किन मतलब नुकीला नुकीला, स्पाइनी होता है ना, इकाइनस बोलते हैं उसको। उसके अलावा ये थोड़ा सा लिली फ्लावर जैसा दिखता है तो सी लिली है ना, इसको अपन बोलते हैं एंटरडन। सी कुकुम्बर कैसा दिखता है ना, इसका नाम में ही देखो कुकुमारिया है। उसके अलावा ब्रिटल स्टार है ना, इसमें आ जाएगा हमारा ओफ्यूरा। इसके साथ में हमारा इकाइनोडर्मा था, खत्म हो गया है, सिर्फ आखिरी नॉन कॉर्डेटा बचा है, दैट इज आर हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा देख लेते हैं हम। तो देखो हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि पहले हमने इसको सब फाइलम कॉर्डेटा में डाल दिया था। मतलब हमें पहले लगा था कि कॉर्डेटा होगा, ठीक है, तो है ना, इसको हमने पहले किस में डाल रखा था, सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। लेकिन बाद में पता चला, अरे गलती हो गई, गलत डाल दिया, तो उसको वापस से हमने बाहर निकाल के अलग पटका, है ना, और उसके लिए अपन ने नया फाइलम बनाया, उसका नाम रख दिया बच्चों हेमिकॉर्डेटा। मतलब इसमें कुछ फीचर्स कॉर्डेटा जैसे हैं, तो कॉर्डेटा जैसा, आधा कॉर्डेटा जैसा, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेमिकॉर्डेटा। क्या होता है बच्चों इसके पास में, नोटोकॉर्ड जो अपन ने पढ़ी थी ना, जो सिर्फ कॉर्डेटा में होती है डोर्सल साइड पे, याद है, तो इसमें वो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड। इट इज नॉट अ नोटोकॉर्ड, इट इज अ स्ट्रक्चर लुक लाइक नोटोकॉर्ड, इसलिए इसको हमने स्टोमोकॉर्ड बोला कि नोटोकॉर्ड जैसा लग रहा है, स्टोमोकॉर्ड। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं बच्चों, वर्म्स लाइक होते हैं, सारे के सारे वर्म्स होते हैं, वर्म्स लाइक होते हैं ये। इनके कहने ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेटिक कंडीशन मिलेगी, ठीक है। सर्कुलेशन कैसा होगा बच्चों इनका, ओपन होगा। वाटर में है तो रेस्पिरेशन का ऐसे करेंगे, गिल्स से करेंगे। एक्सक्रीशन का ऐसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीशन इज इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर आपको क्या मिल रही है बेटा, प्रोबोसिस ग्लैंड देखने को मिल रही है, ये दिख रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ये ग्लैंड देखने को मिल रही होगी, ये स्ट्रक्चर इसकी बॉडी में आगे की तरफ, इसे प्रोबोसिस बोलते हैं, है ना। तो इसमें आपको जैसे हार्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा है, किडनी जैसा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको याद रखना सर, एक्सक्रीशन का ऐसे हो रहा है, एक्सक्रीशन का ऐसे हो रहा है, प्रोबोसिस ग्लैंड से हो रहा है। आई बात समझ में। अच्छा, इसकी बॉडी को देखो, आगे प्रोबोसिस ग्लैंड आ गई, ये कॉलर आ गया, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका कॉलर है, और ये पीछे इसका ट्रंक आ गया। तो इसका जो कॉलर दिख रहा है ना बच्चों, ये कॉलर, ठीक है, इस कॉलर के अंदर, है ना, इस कॉलर के अंदर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मतलब है ना, नॉट लाइक अ नोटोकॉर्ड, मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, कॉपी स्ट्रक्चर है। मतलब किसके जैसा स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इस रोटोकॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर को ही हम क्या कह रहे हैं बच्चों, स्टोमोकॉर्ड कह रहे हैं। तो स्टोमोकॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉलर में प्रेजेंट है, याद रखना, यूं मत सोचना कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। जो स्टोमोकॉर्ड है वो सिर्फ इसके कॉलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है, और इसी कॉलर एरिया में आपको जैसे गिल्स, पोर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो रेस्पिरेशन करा रहे हैं। चलो, अगर अपन बात करें सर रिप्रोडक्शन कैसा है, तो रिप्रोडक्शन में डायशियस है, रिप्रोडक्शन में कैसे डायशियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बच्चों दो ही याद रखने हैं हमें यहाँ पर, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। बस इसके साथ में हमारा जो नॉन कॉर्डेटा वाला सेक्शन था बच्चों, वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। नॉन कॉर्डेटा वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, ये एक बार तुम लोग अच्छे से देख लेना, वही सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई थी, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो ये सेक्शन है कंप्लीट हो गया है। अब हमें कॉर्डेटा पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बस एक बार आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। और एक याद रखना कि इसमें जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, जितने फीचर्स बताए हैं, उनका आप एक कंपैरेटिवली चार्ट बना लेना। उससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों, आप कंपैरिजन याद रखोगे ना, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन उस कंपैरिजन पैटर्न में आते हैं। तो कंपैरिजन वे में आप सब याद रखना कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एकदम
अच्छे से उस चीज़ को कंपेयर कर लेना और एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।